हेलो एवरीवन, आई एम रोहित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फाइनेंस ब्रू। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे रेड फ्लैग्स डिस्कस करने वाले हैं टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो मैं आपको टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस समझाऊंगा, मैं आपको इनके एक्सपेंशन प्लान्स में लेकर चलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या रेशियोज या मैं क्या क्या चीज़ें चेक करता हूं बिफोर आई इन्वेस्ट माय मनी इनटू अ कंपनी। और आपको भी मैं एक प्रैक्टिकल हैंड्स डाउन एक्सपीरियंस देना चाहूंगा कि कैसे अगर कोई प्रमोटर किसी भी कंपनी का बेवकूफ़ बनाना चाहता है रिटेलर्स का, तो वो क्या क्या टैक्टिक्स चलता है या वो कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिससे कि जो इनोसेंट रिटेलर्स होते हैं वो पैसे अपने इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसी कंपनीज में एंड दे एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो बहुत ही अमेजिंग और प्रैक्टिकल आपको ये वीडियो लगने वाला है एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे और आप जो चीज़ें इस वीडियो से सीखोगे आप वो सारी चीज़ें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में लगाना एंड यू कैन अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दीज टाइप्स ऑफ फ्रॉडलेंट एंड इन्फीरियर कंपनीज एंड सेव योर हार्ड अर्नड मनी। तो इस वीडियो को देख के आप अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा पाओगे जस्ट बाय लर्निंग सम बेसिक थिंग्स। तो ये मेरे पास कंपनी की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है और ये कंपनी ने मेरे ख्याल से 30 मई 2025 को अपलोड करी थी। तो अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि कंपनी कौन कौन से बिजनेस अपडेट्स हमें देना चाह रही है। तो कंपनी पहले डिफेंस सेक्टर के बारे में क्या बोल रही है। कंपनी बोल रही है कि उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराए विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड टू सेट अप अ डिफेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और फिर कंपनी कह रही है, टेम्बो ग्लोबल कह रही है कि वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद कंपनी कह रही है कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी टाई अप कराए एंड 100% प्रोडक्शन बायबैक अरेंजमेंट कराए विद अ स्ट्रैटेजिक यूरोपियन पार्टनर। उसके बाद कंपनी कहती है कि उनको एक कंफर्ट लेटर मिला है फॉर 100 एकर्स ऑफ लैंड फ्रॉम महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एट अमरावती नियर नागपुर महाराष्ट्र फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो मेरे दो रेड फ्लैग्स इसमें क्या हैं कि मेरे को नहीं पता कि कंपनी 1000 करोड़ का अरेंजमेंट कहां से करेगी। कंपनी बोल रही है कि वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग और सबसे बड़ा डाउट है कि कंपनी 1000 करोड़ कहां से अरेंज करेगी। मेरा डाउट ये इसलिए है क्योंकि एक तो कंपनी कुछ भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कुछ भी पॉजिटिव फिगर जनरेट नहीं करती है। देयर इज नॉट अ सिंगल नोट बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ दिस कंपनी। नेगेटिव है। लास्ट 4-5 ईयर्स का अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो नेगेटिव है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके ऊपर से कंपनी ने अपनी इक्विटी को बहुत बार डाइल्यूट करा है। कंपनी ने अपने आप को वारंट्स भी इशू करे हुए हैं। फिर कंपनी ने अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करा हुआ है। उससे पहले कंपनी ने राइट्स इशू भी करा हुआ था। अब कंपनी कह रही है कि वो क्यूआईपी करने वाली है। मतलब इतना रिपीटेड इक्विटी डाइल्यूशन होने वाला है, इतना रिपीटेड इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है कि आपकी जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ईपीएस नीचे आ जाएगा, आपका ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है कि ये यूरोपियन पार्टनर है। कंपनी ने ये डिस्क्लोज नहीं करा कि इस यूरोपियन कंपनी का नाम क्या है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे लिए ये है क्योंकि ऐसी कौन सी यूरोपियन कंपनी है जो एक ऐसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहेगी आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसका कोई प्रायर हिस्ट्री है नहीं, जिसका कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं इस सेगमेंट में। तो ये सब बातें मैं आपसे और डिटेल में डिस्कशन करूंगा वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको बस एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूं। फिर कंपनी बोल रही है कि वो सोलर पावर के अंदर भी वेंचर कर चुकी है और कंपनी ने अभी पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन कराया है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स विद द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। फिर कंपनी कह रही है कि उन्होंने कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी एस्टैब्लिश कर दी है। फिर कंपनी आपकी डक्टाइल आयरन पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में भी चली गई है। तो ये भी इस कंपनी का नया बिजनेस सेगमेंट है जिसमें वो वेंचर कर रही है। और कंपनी कह रही है कि उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है ऑफ 1500 करोड़। तो अब आपको कंपनी को पढ़ के लग रहा होगा भाई ये कंपनी डिफेंस सेगमेंट में भी जा रही है, सोलर पावर में भी जा रही है और ये कंपनी डक्टाइल आयरन पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रही है। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप ये पूछना चाहोगे कि ये कंपनी प्रेजेंटली कौन कौन से बिजनेस ऑपरेशंस में ऑपरेट करती है। भाई नॉर्मल सी बात है ना, अगर आप एक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो और कंपनी बोल रही है कि हम डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं, हम सोलर पावर में जा रहे हैं और हम डक्टाइल आयरन पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है कि आप ये जानना चाहोगे कि कंपनी का कोर बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, कि कंपनी अभी एट प्रेजेंट क्या क्या बिजनेस वर्टिकल्स में है। तभी तो सेंस बनेगा अगर कंपनी नए नए बिजनेस वेंचर्स में जाना चाहती है। तो आप इमेजिन करो कि अभी करंटली कंपनी का कोर बिजनेस ऑपरेशंस या कोर बिजनेस सेगमेंट्स कंपनी के कौन कौन से हैं। इमेजिन करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये, तो मैं बताता हूं आपका आंसर क्या है। कंपनी का कोर बिजनेस ऑपरेशन अभी के टाइम में है टेक्सटाइल ट्रेडिंग का।
टेक्सटाइल ट्रेडिंग का, कंपनी टेक्सटाइल ट्रेडिंग से मतलब टेक्सटाइल ट्रेडिंग में मतलब कंपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाती है, आर्मी पर्सनल्स के लिए यूनिफॉर्म बनाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की यूनिफॉर्म्स बनाती है, बेडशीट्स बनाती है। तो इस बिजनेस सेगमेंट से कंपनी को 75% ऑफ द सेल्स मिल रही है। क्या बोला मैंने? कंपनी को, टेम्बो ग्लोबल को टेक्सटाइल ट्रेडिंग से 75% ऑफ द सेल्स मिल रही है। और टेक्सटाइल ट्रेडिंग आप लोगों को पता होगा कि टेक्सटाइल ट्रेडिंग इज अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस। मेरे ख्याल से 2 से 3% का ईबिट मार्जिन बनता है टेम्बो ग्लोबल्स का। और सेकंड बिजनेस सेगमेंट जिसमें से कंपनी 25% ऑफ द सेल्स कंट्रीब्यूट करती है, वो है आपका इंजीनियरिंग डिवीजन। क्या बोला मैंने? इंजीनियरिंग डिवीजन। तो इस इंजीनियरिंग डिवीजन में कंपनी क्या बनाती है? कंपनी नट्स एंड बोल्ट्स बनाती है, फास्टनर्स बनाती है, पाइप हाउसिंग स्ट्रक्चर मतलब पाइप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मतलब क्लैम्प्स व्लैम्प्स हो गए आपके। जैसे मैं आपको और दिखाऊंगा और आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा वीडियो में, आपको पिक्चर से आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप समझो कि बेसिकली कंपनी इंजीनियरिंग डिवीजन में फास्टनर्स बनाती है, नट्स एंड बोल्ट्स बनाती है और पाइप सपोर्ट सिस्टम के क्लैम्प्स बनाती है। मतलब कंपनी आपके फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो बहुत ही लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अभी कंपनी का जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस है वो ये है, टेक्सटाइल ट्रेडिंग एंड इंजीनियरिंग डिवीजन। तो अब मैं आपको इन डेप्थ और इन डिटेल में लेके चलूंगा कि करंटली कंपनी अभी कर क्या रही है, और भी मैं आपको मेजर रेड फ्लैग्स एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा इस कंपनी के बारे में इनसाइड दिस वीडियो। तो प्लीज बी पेशेंट। तो अब मैं आपसे इस कंपनी का अभी प्रेजेंट में जो रेवेन्यू ब्रेक डाउन है या रेवेन्यू ब्रेकअप वो डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू ब्रेकअप की क्वालिटी ऑफ सेल्स क्या है कंपनी की। तो आप देख पाओगे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स 2014 में इस डिवीजन से कंपनी को 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था। अभी 6 करोड़ का रेवेन्यू 105 करोड़ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड आपका जो टेक्सटाइल मटेरियल से कंपनी को रेवेन्यू था वो 27 करोड़ का मिलता था। 27 करोड़ का रेवेन्यू 334 करोड़ पे जा चुका है। तो आपका जो इंजीनियरिंग डिवीजन था वो 19% सेल्स में कंट्रीब्यूट करता था। अब 19% से बढ़कर ये फिगर 24% हो गया है। एंड जो आपका टेक्सटाइल मटेरियल का डिवीजन था, यहाँ से आपको कंपनी 81% का सेल्स जनरेट करती थी। अभी 81% का जो सेल्स है ये 76% हो गया है। तो वही मैं कह रहा था कि कंपनी को टेक्सटाइल डिवीजन से 76% ऑफ द सेल्स मिल रही है, whereas 24% ऑफ द सेल्स कंपनी को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स से मिल रही है। अब आप ये देखो कि जो सेगमेंटल मार्जिन है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, जो ईबिट मार्जिन है वो 15% है। क्या बोला मैंने? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का जो ईबिट मार्जिन है वो 15% है। टेक्सटाइल मटेरियल का यहाँ पे मार्जिन 2% है और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का मार्जिन 15% है। तो मतलब हाई वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और आपका लो मार्जिन प्रोडक्ट आपका टेक्सटाइल मटेरियल है, राइट? तो अब आप मेरे को ये बताओ कि 76% आपका जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है उस प्रोडक्ट का मार्जिन 2% है, वेराज आपको 24% ऑफ द रेवेन्यू जहां से मिल रहा है उस प्रोडक्ट का मार्जिन 15% है। तो मतलब आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वहां से आपको बहुत ही लो मार्जिन मिलता है और जो आपको 24% ऑफ द रेवेन्यू जिस प्रोडक्ट से मिलता है उसका खाली मार्जिन 15% है। तो इस 2 क्रिटिकल इंफॉर्मेशन से मेरे को क्या पता पड़ता है? इन 2 इंफॉर्मेशन से मेरे को यह पता पड़ता है कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट गुड इन एलोकेटिंग कैपिटल। क्या बोला मैंने? इन 2 पॉइंट से मेरे को ये इंफॉर्मेशन पता पड़ती है मैनेजमेंट के बारे में कि उनको कैपिटल को एलोकेट ढंग से करना आता ही नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि जिस प्रोडक्ट से या जिस डिवीजन से उनको हाई मार्जिन मिलता है वो तो खाली 24% उन्होंने रखा, और जिस डिवीजन से उनको बहुत ही लो मार्जिन मिलता है 2% का, उसको उन्होंने 76% ऑफ द रेवेन्यू कर दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि मेरे को पता पड़ता है कि इससे मैनेजमेंट बहुत इनकम्पिटेंट है। उनको पता ही नहीं है कि कैपिटल हमें एलोकेशन कैसे करना है। तो इस पॉइंट को अभी आप ध्यान रखो और इस पॉइंट को अब नोट डाउन करो कि इससे मेरे को एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ये पता पड़ी है मैनेजमेंट के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज के बारे में वो ये है कि आप देख पा रहे होगे कि कंपनी की सेल्स 2014 में 33 करोड़ की थी और ये 33 करोड़ की स्केल 439 करोड़ की हो गई बाय द एंड ऑफ 2024। मतलब 10 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू है, वो 10x से भी ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि टेम्बो ग्लोबल की जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है उसका एवरेज, या अगर मैं कैगर उसका निकालूँ तो वो अराउंड 31 से
33% के बीच में है। रेवेन्यू ग्रोथ का जो कैगर है टेम्बो ग्लोबल का, वो 31 से 33% के बीच में है। और ये जो टेम्बो ग्लोबल में हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, इसका मेन कंट्रीब्यूशन कहां से आया है? इसका मेन ड्राइवर था ग्रोथ इन द टेक्सटाइल मटेरियल डिवीजन। तो यहां पे 2014 में 27 करोड़ की जो सेल थी आपकी 334 करोड़ की हो गई। मतलब कि टेक्सटाइल डिवीजन में आपका जो सेल्स में ग्रोथ आया है वो ऑलमोस्ट 10x का आया है इन द पास्ट 10 ईयर्स। तो मैं आपको अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या बताना चाहता हूं कि मैंने और भी कंपनीज देखी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी, तो मेरे को उनमें से सबकी जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो अराउंड 2% से लेके 10% के बीच में सब मेरे को देखने को मिली, रेवेन्यू ग्रोथ जो भी मैंने कंपनीज की देखी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। पर टेम्बो ग्लोबल की जो टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10x है। वेराज जो मैंने और अदर कंपनीज देखी हैं जो टेम्पो ग्लोबल से बहुत अच्छी हैं, वो मार्केट लीडरशिप है उनकी काफ़ी सारी सेगमेंट्स में, उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 2% से लेकर 10% के बीच में मेरे को देखने को मिली है। तो टेम्पो ग्लोबल ने ऐसा क्या स्पेशल करा है? अब टेम्पो ग्लोबल के पास कोई टेक्सटाइल मटेरियल डिवीजन में कोई मार्केट लीडरशिप तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर उनके जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के वो सुपीरियर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाउ कम टेम्पो ग्लोबल वॉज एबल टू मल्टीप्लाई इट्स रेवेन्यू सो मच इन द टेक्सटाइल डिवीजन? वो एक क्वेश्चन है जिसका मेरे को आंसर कहीं पे मिल नहीं पा रहा है। तो एक आंसर ये हो सकता है कि टेम्पो ग्लोबल का जो बेस है, जो टेक्सटाइल मटेरियल में बेस था वो छोटा था, सो इट इज रिलेटिवली ईजियर टू ग्रो अ स्मॉल बेस। ठीक है, वो भी एक रीजन हो सकता है। पर एक पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में जो आती है वो ये है कि इस कंपनी में मेरे को बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखने को मिले। क्या देखने को मिले? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं इसका मैं डिस्कशन वीडियो के अंदर करूंगा। तो एक पॉसिबिलिटी जो मेरे को लगती है टेम्पो ग्लोबल में वो ये हो सकती है कि कंपनी अपने जो सेल्स फिगर है उसको मैनिपुलेट कर रही है या फिर कुछ छेड़छाड़ कर रही है अपने फिगर से, रेवेन्यू फिगर से। ये एक पॉसिबिलिटी मेरे को समझ में आती है। क्योंकि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बड़ा करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो स्केल में, तो आपको वहां पे बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। आपको वहां पे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट इट इज रिलेटिवली ईजियर टू फज द फिगर्स ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में आप करते क्या हो? आप पहले रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदते हो, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करोगे और उसको बेच दोगे। तो अगर कोई कंपनी है, वो अगर उसके 2 बिजनेस डिविजन हैं, अगर उसमें से वो किसी डिवीजन के फिगर्स को फज करना चाहेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो टेक्सटाइल मटेरियल के डिवीजन के फिगर्स को फज करेगी, क्योंकि वहां पे फेक रिसिप्ट बनाना, फेक इनवॉइसेस बनाना, राउंड ट्रिपिंग करना आसान होता है। क्योंकि इस कंपनी में मेरे को बहुत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिले हैं। तो बस ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मेरे पास कोई प्रूफ या एविडेंस तो है नहीं कि टेम्पो ग्लोबल अपनी सेल्स की फिगर को फज कर रही है, पर छोटी कंपनी है, साइज इस कंपनी का छोटा है और इसमें मेरे को बहुत सारे रेड फ्लैग्स और भी देखने को मिले हैं। तो उनके बेसिस पे, उन सभी चीज़ों के बेसिस पे मैं एक कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टेम्पो ग्लोबल कुड बी फजिंग इट्स सेल फिगर्स। पर मेरे पास कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखो। तो अब हम कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशंस को थोड़ा इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे अब टेम्पो ग्लोबल के टेक्सटाइल डिवीजन को देखेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 4 से 5 आपके सेगमेंट्स है। पहला है आपका फाइबर एंड यार्न का, सेकेंड है आपका सूट्स का फैब्रिक भी कंपनी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है, फिर आपके शर्ट्स के फैब्रिक भी कंपनी बनाती है, और फोर्थ है आपका बेडशीट्स एंड हैंकरचिफ, और कंपनी पिलो कवर्स भी मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चर करती है। एंड कंपनी आपके यूनिफॉर्म फैब्रिक भी बनाती है फॉर स्कूल्स, द आर्मी, नेवी, सिक्योरिटी, पुलिस एक्सेट्रा। तो बहुत ही ऑर्डिनरी टेम्पो ग्लोबल का टेक्सटाइल का बिजनेस है। देयर इज नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, और इस सेगमेंट का जो ईबिट मार्जिन है अराउंड 2 से 3% ही है। तो अगर मैं कंपनी के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बातें करूं तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, तो आप ये देख पा रहे होगे, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मेटल का प्रोडक्ट है लगा हुआ, तो कंपनी ये बनाती है। तो इसको आप क्या बुलाते हो? इसको आप बोलते हो पाइप हैंगर। ये पाइप को हैंग करने में मदद करती है। तो आप कभी भी किसी मॉल में जाते हो या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी भी रिटेल स्टोर में जाते हो या कोई भी कॉफ़ी शॉप में जाते हो, या आप तब अपनी कार किसी मॉल के बेसमेंट के अंदर पार्क कर रहे हो, तो अगर आप अपने ऊपर देखोगे, सीलिंग की तरफ देखोगे, तो आपको ये रेड कलर के पाइप्स ऐसे आपको दिखाई देते हैं। तो ये सारे पाइप्स क्या होते हैं? तो ये सारे पाइप्स आपके बेसिकली हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स होते हैं या पाइप्स होते हैं।
तो इन्हीं पाइप्स को हैंग करने के लिए, हवा में हैंग करने के लिए टेम्बो ग्लोबल ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि टेम्बो ग्लोबल्स आपके पाइप हैंगर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, पाइप हैंगर्स सॉल्यूशंस। फिर कंपनी आपके फास्टनर्स भी बनाती है, मतलब ये नट्स एंड बोल्ट्स हो गए, ये छोटे छोटे मोटे आइटम्स हो गए जो भी आपकी बड़ी बड़ी मशीनरी में लगते हैं, जो छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं, तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे आपके लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो टेम्बो ग्लोबल बनाती है, अगर मेरे को भी ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, जो मैं अपने घर के पास में जो लोहार कोई होगा उसको मैं बोलूंगा तो वो भी मेरे को बना के दे देगा। सो दीज आर ऑल लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, दीज आर ऑल लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। या मैं एक और चीज बोल सकता हूं, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं क्या बोल सकता हूं, इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं बोल सकता हूं कि टेम्बो ग्लोबल आपके फैब्रिकेटेड, क्या बोला मैंने, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। क्या बोला मैंने, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो और क्या प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो टेम्बो ग्लोबल आपके सोलर माउंटिंग ब्रैकेट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। अब ये सोलर माउंटिंग ब्रैकेट्स क्या है, तो आप ये चीजें देख पा रहे होंगे, ये जो आपको स्टील का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये स्टील के स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहे होंगे, ये हो गया आपका, मतलब जो भी ये ब्रैकेट्स है जिसकी वजह से आप सोलर पैनल्स को रूफटॉप पे इंस्टॉल कर पाओगे, ये आपको यहाँ पे ये मेटल के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी टेम्बो ग्लोबल मैन्युफैक्चर करती है। तो हम इन चीजों को क्या बुलाते हैं, सोलर माउंटिंग ब्रैकेट्स। तो अगेन ये सारे लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट भी आपका इंजीनियरिंग डिवीजन के अंदर ही आता है। तो अब मैं टेम्बो ग्लोबल के बारे में मेजर नेगेटिव पॉइंट्स का डिस्कशन शुरू करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला पॉइंट है जो मेरे को इस कंपनी के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज कि टेम्बो ग्लोबल फेसेस इंटेंस कॉम्पिटिशन in both the pipe hangers and support systems and the trading of textile businesses। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हैं, मतलब यहाँ पे कोई सिंगल डोमिनेंट कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, और इन दोनों सेक्टर्स में देयर इज नो बैरियर टू एंट्री, मतलब कोई भी अपनी दुकान कभी भी खोल सकता है। तो टेम्बो ग्लोबल को दोनों ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन टेम्बो ग्लोबल इज अ प्राइस टेकर। टेम्बो ग्लोबल के पास अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस करने की कोई पावर नहीं है, बिकॉज बोथ द सेक्टर्स आर टू मच फ्रैगमेंटेड इन नेचर। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेरी लो नेगोशिएटिंग और प्राइसिंग पावर। तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि टेम्बो ग्लोबल आपके बहुत ही लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे टेम्बो ग्लोबल के पास ज्यादा कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। टेम्बो ग्लोबल को अपने कॉम्पिटिटर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है, और अगर टेम्बो ग्लोबल के कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को लेस प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेम्बो ग्लोबल को भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को लोअर करना पड़ेगा, फिर टेम्बो ग्लोबल से कोई भी प्रोडक्ट्स लेगा नहीं। तो ये एक बहुत ही कॉमोडिटाइज्ड बिजनेस सेगमेंट्स है दोनों की दोनों। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेम्बो ग्लोबल इज अ प्राइस टेकर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्राइस मेकर। तो यहाँ पे टेम्बो ग्लोबल के पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ बोथ द डिविजन्स। तो अभी मैं आपसे टेम्बो ग्लोबल के जो करंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनका मैं इन डेप्थ में डिस्कशन कर रहा हूं, उसके बाद मैं उन सेगमेंट्स का या उन सेक्टर्स का भी डिस्कशन आपसे डिटेल में करूंगा जिसमें टेम्बो ग्लोबल घुसना चाह रही है। सो प्लीज बी पेशेंट। एंड एक और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज सेल्स ग्रोथ over the past 5 years has come from the very low margin textile trading business। तो ये तो ऑब्वियस पॉइंट है कि आप में से अगर कोई भी नया इन्वेस्टर होगा, अगर वो स्क्रीनर खोलेगा और स्क्रीनर पे जाके वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेगा तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाएगा या सरप्राइज्ड हो जाएगा या उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको सेल्स 2014 में सेल्स कंपनी की 33 करोड़ की थी और अब सेल्स बढ़ के अराउंड 700 करोड़ की हो चुकी है। तो उसमें आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द बल्क ग्रोथ इन रेवेन्यू हैज कम फ्रॉम द लो मार्जिन टेक्सटाइल ट्रेडिंग बिजनेस। तो यहां पे आपकी जो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। और मेरे लिए एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या रही है, जो कि फोर्थ पॉइंट पे मैंने मेंशन करी है, कि कंपनी का मेरे को नहीं लगता कि कोई फोकस है, देयर इज नो फोकस ऑफ द मैनेजमेंट, और कंपनी अननेसेसरी डाइवर्सिफाई कर रही है इनटू मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेस सेगमेंट्स। लाइक कंपनी ने एक बार बोला था अपनी कॉन कॉल में, पर अपने प्रेजेंटेशन में, दैट दे वांट टू गो इनटू द इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स एंड सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में। फिर कंपनी बोलती है कि उनको ईपीसी में जाना है, ऑफ सप्लाइंग एंड अंडरलाइंग ऑफ पाइप्स। फिर बोलती है कि हमें सोलर पावर में जाना है, और फिर कंपनी बोलती है कि हमें डिफेंस सेक्टर में जाना है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको नहीं लगता कि सोलर एंड डिफेंस, ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, ये काफी पॉपुलर थीम्स रहे हैं रिटेलर्स के बीच में, और इन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है फ्रॉम 2020 टू 2025। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कंपनी
पॉपुलर थीम्स या पॉपुलर सेक्टर्स में जाना चाहती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर कंपनी इन मेजर सेक्टर्स में जाने की अनाउंसमेंट करेगी तो रिटेलर्स ऑटोमेटिकली उनकी तरफ खींचे चले आएंगे और कंपनी में या कंपनी की शेयर प्राइस में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी कि कंपनी अननेसेसरी डाइवर्सिफाई कर रही है इनटू मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेस सेगमेंट्स। उन सेगमेंट्स में कंपनी जा रही है जिनमें कंपनी की कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है और कंपनी को कोई भी ढंग की नॉलेज भी नहीं है उन दोनों सेक्टर्स के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि कंपनी ने ये सारी जो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं कि हम सोलर पावर में जाएंगे, डिफेंस सेक्टर में जाएंगे, डक्टाइल आयरन पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, ये सारी की सारी अनाउंसमेंट्स कंपनी ने बैक टू बैक करी थी विद इन द लास्ट 18 मंथ्स। तो इस बात को भी आप नोट करके रखें, क्योंकि इन सारी अनाउंसमेंट्स की वजह से ही कंपनी के शेयर प्राइस में हमें बहुत मैसिव मूवमेंट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से कंपनी का शेयर प्राइस जुलाई 2024 में 300 रुपीज़ का था और नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही स्टॉक प्राइस 900 रुपीज़ तक चला गया, मतलब 3x हो गया। तो कंपनी को भी ये बात पता थी कि हम जैसे ही अनाउंसमेंट्स करेंगे कि हम इन नए नए सेक्टर्स में जा रहे हैं तो हमारे शेयर प्राइस में मूवमेंट्स आएंगी। और जहां तक मेरे को पता है कंपनी ने पहले से ही वारंट्स अपने आप को इशू करवा रखे थे, तो इस शेयर प्राइस का फायदा किसी को और को हुआ ना हो, पर प्रमोटर्स को तो जरूर शेयर प्राइस के मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारा फायदा हुआ है, क्योंकि उनके पास वारंट्स थे। अब वारंट्स क्या हैं और वारंट्स के बारे में डिस्कशन मैं वीडियो में आगे जाके करूंगा, पर ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लगी और ये एक बहुत ही ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। तो ये मैं आपसे अब 5th पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूं। ये 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपको इस पॉइंट को जानने के बाद बहुत हंसी भी आए। तो इसकी आप डेट यहां पे नोट करो। यहां पे मैंने डेट क्या लिखी हुई है, तो यहां पे डेट लिखी हुई है 12 फरवरी 2024। तो 12 फरवरी 2024 को टेम्बो ग्लोबल NSE को एक मेल लिखती है और उस मेल में टेम्बो ग्लोबल ने क्या लिखा है, टेम्बो ग्लोबल लिखती है कि हमें एक ऑर्डर विन हुआ है फ्रॉम कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹9.45 करोड़। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है एट उड़ान इन गैस बॉटलिंग प्लांट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द अबव इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड एंड डिसेमिनेट ऑन द वेबसाइट फॉर इन्वेस्टर इंटरेस्ट। कंपनी ने क्या बोला कि हमने एक 9.45 करोड़ का, हमने एक ₹9.45 करोड़ का ऑर्डर विन करा है फ्रॉम कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दो जिससे कि हमारे इन्वेस्टर्स को भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है भाई, आपने एक ऑर्डर विन करा है, सो मुबारक हो और आपको लख लख बधाइयाँ। उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद टेम्बो ग्लोबल फिर से NSE को क्या लिखता है ऑन 15 फरवरी, यहां पे डेट देखो 15 फरवरी 2024, मतलब 3 दिन बाद टेम्बो ग्लोबल क्या लिखती है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज अ चेंज इन ऑर्डर स्टेटस फॉर द सिविल कॉन्ट्रैक्ट विद कल्पतारू। यार टेम्बो ग्लोबल को तो इंग्लिश भी ढंग से लिखनी नहीं आती। ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस द ऑर्डर फॉर द सिविल कॉन्ट्रैक्ट बाय कल्पतारू हैज बीन डिलेड, कॉन्सिक्वेंटली पुटिंग आवर प्लान्स ऑन होल्ड। एज अ रिजल्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी नीड टू विड्रॉ द ऑर्डर इंटीमेशन प्रीवियसली कम्युनिकेटेड। We understand the implications of this decision and apologize for any inconvenience it may cause। मतलब कंपनी ने 3 दिन बाद कंपनी बोलती है कि हमने विड्रॉ कर लिया अपने आप को फ्रॉम द कल्पतारू पावर प्रोजेक्ट, हमने विड्रॉ कर लिया, बट अब हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं और अब हम उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, 3 दिन बाद ऐसा हुआ। अब सुनो क्या होता है। तो जब टेम्बो ग्लोबल ने 15 फरवरी को ये वाला मेल लिखा तो 15 फरवरी को ही NSE जो है, NSE ने फिर से मेल लिखा टू टेम्बो ग्लोबल कि भाई आप हमें और डिटेल में बताओ कि क्या हुआ। मतलब क्लैरिफिकेशन सॉर्ट करी किसने, NSE ने। किससे, टेम्बो ग्लोबल से। कौन सी डेट में, 15 फरवरी 2024 को। उसके बाद देखो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। उसके बाद 15 फरवरी के बाद टेम्बो ग्लोबल ने NSE को कब रिप्लाई करा, टेम्बो ग्लोबल ने 3 महीने बाद, क्या बोला मैंने, टेम्बो ग्लोबल ने 3 मंथ्स बाद ऑन 3 मई 2024 को रिप्लाई करा। क्या रिप्लाई करा, थैंक यू फॉर योर करस्पॉन्डेंस डेटेड 15 फरवरी 2024। इसका मतलब है कि NSE ने 15 फरवरी को ही क्लैरिफिकेशन सॉर्ट करे थे कंसर्निंग द विड्रॉवल ऑफ द सिविल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर विद कल्पतारू। We acknowledge receipt of your clarification mail and appreciate the opportunity to address the situation। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, following a meticulous review of terms and conditions, consequently in the interest of ensuring a mutually beneficial agreement, we opted to withdraw the order on 15 February 2024।
कंपनी कह रही है कि हमने भाई ढंग से टर्म्स और कंडीशंस ऑर्डर के पढ़े नहीं थे, तो हमने तब ढंग से टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा, तो हमने 15 फरवरी को ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो अब आप मेरे को बताओ कि कंपनी को इतनी जल्दी थी इस ऑर्डर विन की अनाउंसमेंट करने की कि कंपनी ढंग से टर्म्स और कंडीशंस भी नहीं पढ़ेगी। मेरे को बताओ कि मैनेजमेंट ने मतलब टर्म्स और कंडीशंस ही नहीं पढ़ी, ऑर्डर विन की मैनेजमेंट टर्म्स और कंडीशंस ही नहीं पढ़ी। तो आपको इस इंफॉर्मेशन से क्या लगता है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? आप बताओ मेरे से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यार आपको क्या लगता है, आपको क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है मैनेजमेंट? तो जहां तक मेरे को समझ में आता है, मेरे को लगता है इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है। मैं ये भी बोल सकता हूं कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। केयरलेस क्यों? क्योंकि यार कंपनी मतलब अपने ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस भी नहीं पढ़ रही ढंग से और अनाउंस कर रही है कि हमने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। केयरलेस है। मैं ये भी बोलूंगा कि यार कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है। तो क्या ये मैंने सब चीजें सही लिखी हैं? क्या ये सारे जो मैं एडजेक्टिव्स यहां पे लिख रहा हूं क्या ये सही हैं? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यार कंपनी आपकी किसी ऑर्डर की टर्म्स और कंडीशंस भी ढंग से नहीं पढ़ रही है और अनाउंस कर रही है कि हमने ऑर्डर विन कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि यार ये कंपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ढंग से कर पाएगी? भाई डिफेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कितना प्रिसीजन चाहिए होता है, आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। आपको लगता है कि ये कंपनी डिफेंस कंपनीज या डिफेंस प्रोजेक्ट्स या डिफेंस में जो इन्होंने आर्म्स और एम्यूनिशंस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये ढंग से कर लेगी, और वो भी एक यूरोपियन कंपनी के लिए? सोच के बताओ, अपने कॉमन सेंस का यूज करो। क्या ये कंपनी ढंग से एग्जीक्यूशन कर लेगी किसी भी चीज का? कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन ये कंपनी ढंग से कर पाएगी? क्या लगता है आपको? भाई कंपनी तो ढंग से टर्म्स और कंडीशंस भी नहीं पढ़ पा रही है। कंपनी को तो ढंग से अपने ही प्रोजेक्ट के ढंग से टर्म्स और कंडीशंस पढ़ने नहीं आते। ये कंपनी क्या करेगी? डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। क्या लगता है आपको? और आपको क्या लगता है कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट क्वालिटी वो कैसी होने वाली है? अच्छी होने वाली है बहुत? सोचो, दिमाग लगाओ अपना। आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हो, तभी तो आप लॉसेस कर देते हो स्टॉक मार्केट में। अब देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑर्डर्स हो सकता है कि कैंसिल होते हों। हाँ, ऑर्डर होते हैं कैंसिल। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कल्पतारू प्रोजेक्ट्स ही विड्रॉ कर लेता अपने ऑर्डर से, तो ठीक है, वो जेन्युइन रीजन था। उसमें टेम्बो ग्लोबल की कोई भी गलती नहीं थी। पर जब टेम्बो ग्लोबल ने रीजन बताया कि उन्होंने ऑर्डर को क्यों कैंसिल कर दिया, और उस रीजन में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी ढंग से कॉन्ट्रैक्ट की, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। और जब एनएससी ने कंपनी से क्लैरिफिकेशन सॉर्ट करे, तो कंपनी ने 2-3 महीने बाद उसका रिप्लाई करा है। मतलब जैसे ही कंपनी को ऑर्डर विन होता है, ऑर्डर विन तो आप कोई पॉजिटिव न्यूज है तो उसको तो आप बहुत जल्दी अनाउंस कर देते हो, पर जब आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है कोई अथॉरिटी, तो आप उसको क्लैरिफिकेशन देने में बहुत डिले कर देते हो। इसका क्या रीजन है? तो ये भी मेरे लिए एक रेड फ्लैग है कि मेरे को लगता है कि इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज तो है ही हैं। देखो, मैं आपको एक और बहुत अमेजिंग फैक्ट बताता हूं। तो ये मैंने आपके सामने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोली हुई है। इस एनुअल रिपोर्ट की डेट है 8 सितंबर 2024। अब आप सबको पता है ना कि टेम्बो ग्लोबल ने अपने आप से खुद 15 फरवरी 2024 को कल्पतारू का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। अब ये देखो, आप कंपनी क्या लिख रही है? The achievement of order from a public limited company amounting to rupees 9.45 crores civil contracting at Uran in gas bottling plant expansion project of Bharat Petroleum Corporation Limited। अरे भाई, कंपनी ने तो खुद ही ऑर्डर कैंसिल करा था, पर अपनी एनुअल रिपोर्ट में वो अभी भी बोल रही है कि हमने तो ऑर्डर विन करा है रुपीज 9.45 करोड़ का। और एक और चीज देखो, आप कंपनी की क्लेवरनेस देखो। कंपनी ने यहां पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिख दिया। यहां पे कंपनी ने कल्पतारू का नाम नहीं लिखा, कल्पतारू की जगह कंपनी ने यहां लिख दिया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। तो मेरे को क्या इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है? मेरे को तो ये इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है कि मैनेजमेंट तो बेवकूफ बनाना चाह रहा है इन्वेस्टर्स का। मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ द इन्वेस्टर्स। भाई कंपनी ने तो खुद ही ऑर्डर को कैंसिल करा था, पर अपनी एनुअल रिपोर्ट में कंपनी दिखा रही है कि हमने तो रुपीज 9.45 करोड़ का ऑर्डर विन करा है। तो आपको नहीं लगता कि कंपनी अपने रेवेन्यूज को खुद ही इन्फ्लेट करना चाहती है? कंपनी अपने रेवेन्यूज को इन्फ्लेट कर रही है, कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को इन्फ्लेट कर रही है। मतलब ऑर्डर विन उसने सच में करे नहीं है, पर इन्वेस्टर्स को यह दिखाना चाह रही है कि हमने ऑर्डर विन करे, हमारा रेवेन्यू सही है। तो यार ये तो सबसे बड़ा मेजर रेड फ्लैग तो यही हो गया। कंपनी तो खुद आपको दिखा रही है कि मैं अपने ऑर्डर्स को इन्फ्लेट कर रही हूं, मैं अपनी ऑर्डर बुक को इन्फ्लेट कर रही हूं। आपको क्या लगता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग फॉर मी। आप खुद ही देख लो, सारे मैं आपको प्रूफ्स एंड एविडेंस दिखा रहा हूं यहां पे।
और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि आप सोचो कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने क्या लिखा कि हमें एक यूरोपियन कंपनी से ऑर्डर मिला है टू मैन्युफैक्चर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। वहां पे भी कंपनी ने क्या करा, वहां पे भी कंपनी ने यूरोपियन कंपनी लिख दिया, कंपनी का नाम नहीं बताया। और यहां पे भी एनुअल रिपोर्ट में कंपनी क्या करना चाह रही है, कल्पतारू की जगह कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिख रही है। तो हमें तो अभी पता है कि वो कंपनी कल्पतारू थी, राइट, हमें तो पता है कि वो कल्पतारू थी कंपनी, पर आप देखो कंपनी सेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। अब जिसको नहीं पता कि कल्पतारू है कंपनी, हमें पता है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कल्पतारू है कंपनी, पर अगर कोई नया इन्वेस्टर है वो इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा है और उसको नहीं पता कि कल्पतारू के साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो उसको तो सच में लगेगा, उसको लगेगा हाँ भाई सच में कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो आप देखो कि कंपनी सिमिलर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। वहां पे भी उसने यूरोपियन कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करा और एनुअल रिपोर्ट में भी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखना चाह रही है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि कोई भी कंपनी ऐसा कब करेगी और क्यों करेगी? भाई ऐसा कोई कंपनी तब करेगी जब वो किसी को डिसीव करना चाहती है, जब वो किसी का बेवकूफ बनाना चाहती है। तो यहां पे जो टेम्बो ग्लोबल है वो किसको डिसीव करना चाह रही है? ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को, हम शेयर होल्डर्स को, हम इन्वेस्टर्स को टेम्बो ग्लोबल यहां पे डिसीव करना चाह रही है। तभी तो वो ऐसे टैक्टिक्स और ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए, उसको भी पता है। तो देखो, आप पुराना वाला केस भूल जाओ, आप एक बार के लिए टेम्बो ग्लोबल को माफ कर दो इन रिलेशन टू द कल्पतारू प्रोजेक्ट। भाई गलतियां तो इंसान से भी होती हैं, तो आप कंपनी को भी एक बार माफ कर दो, कंपनी से भी गलती हो गई तो अगली बार से कंपनी ये वाली गलती नहीं करेगी रिपीट, एक बार के लिए माफ कर दो। तो अब मैं आपसे 6th पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहां पे आप फिर से डेट को ध्यान दो। ऐसे टेक्निकली मेरे को कल्पतारू प्रोजेक्ट बाद में बताना चाहिए था, सबसे पहले मेरे को ये वाला केस आपको बताना चाहिए था। समझ रहे हो, ये 2023 का है, तो ये केस कल्पतारू वाले से भी पहले हुआ है। पर चलो ठीक है, आप समझदार हो तो याद रखो कि सबसे पहले ये वाला केस हुआ है, ये फेल्ड MOU और जॉइंट वेंचर का ये केस मेरे को कल्पतारू से पहले बताना चाहिए था, पर ठीक है, आप याद रखना इस पॉइंट को। तो यहाँ पे डेट है 27 जनवरी 2023। तो यहाँ पे टेम्बो ग्लोबल NSE को क्या बोलती है? ये बोलती है कि कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर साइन करा है ऑन 26 जनवरी 2023 बाय मिस्टर शबीर मर्चेंट एंड मिस्टर संजय पटेल। तो संजय पटेल कंपनी के CEO हैं और मेरे ख्याल से शबीर मर्चेंट 2023 में कंपनी के CFO थे। तो ये बोल रहे हैं कि 26 जनवरी 2023 को शबीर मर्चेंट एंड संजय पटेल ने एक जॉइंट वेंचर साइन करा है विद इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल नाईम रिप्रेजेंटिंग मासा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एक कंपनी है सऊदी अरेबिया में बाय द नेम ऑफ मसाहा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन। तो टेम्बो ग्लोबल बोल रही है कि हमने मसाहा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन के साथ जॉइंट वेंचर साइन कर दिया है ऑन 26 जनवरी 2023। और ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या है? Object of the company is to partner in new manufacturing factory unit along Masaha in Saudi Arabia with equity share। मतलब मसाहा 75% और टेम्बो ग्लोबल 25% इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स इक्विपमेंट्स विद फुल डिज़ाइन सपोर्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट फलाना ढिमकाना। तो ये सब कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन NSE को दी थी ऑन 27 जनवरी 2023। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि मैं NSE की साइट पे गया, और मैंने यहाँ पे सर्च करा टेम्बो ग्लोबल, आप भी सर्च कर सकते हो, और फिर मैं इनकी अनाउंसमेंट्स के हेड के अंदर चला गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे NSE ने क्लैरिफिकेशन मांगी है, आप देख पा रहे होगे क्लैरिफिकेशन मांगी है टेम्बो से। यहाँ पे लिखा है द एक्सचेंज हैज सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू अनाउंसमेंट डेटेड 29 अगस्त 2023। तो इन्होंने मेरे ख्याल से 29 अगस्त 2023 को भी कोई अनाउंसमेंट करी थी रिगार्डिंग द मसाहा इन्वेस्टमेंट ग्रुप। तो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रिगार्ड में NSE ने एक क्लैरिफिकेशन इनसे मांगी और ये इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो पहला इनका क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, स्पेशल राइट्स लाइक राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स फर्स्ट, राइट टू शेयर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स। चूंकि वहाँ पे इन्होंने मसाहा में इन्होंने इक्विटी शेयर्स की बात करी थी ना कि 75% जॉइंट वेंचर बनेगा तो 75% शेयर्स मसाहा देगी, 25% टेम्बो देगी। तो ये उसके रिगार्डिंग ही NSE टेम्बो ग्लोबल से थोड़े क्लैरिफिकेशन सॉर्ट आउट कर रहा है। वेदर द सेड पार्टीज आर रिलेटेड टू प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप, मतलब ये पूछ रहा है कि ये कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। और 4-5 ये क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये 5th क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन पूछे NSE ने टेम्बो ग्लोबल से रिगार्डिंग देयर जॉइंट वेंचर विद मसाहा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये कंपनी ने 22 नवंबर
नवंबर 2023 को पूछा। एनएससी ने टेम्बो ग्लोबल से ये जो सर्कुलर है 22 नवंबर 2023 को इशू करा टू टेम्बो ग्लोबल। उसके बाद देखो एनएससी ने इनसे 22 नवंबर को पूछा, तो इनका आंसर आ गया 30 नवंबर को, मतलब 8 डेज के बाद इनका आंसर आ गया। और जो मैंने आपसे बोला था ना कि इन्होंने जो एनएससी ने 5 क्वेश्चंस पूछे थे, ये 5 क्वेश्चंस जो पूछे थे तो इन्होंने इनका रिप्लाई कर दिया। तो अब हम रिप्लाई पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना रिप्लाई। यहां पे एनएससी ने पूछा था ना कि कोई सिग्निफिकेंट टर्म्स है एग्रीमेंट की, कोई स्पेशल राइट्स है, लाइक राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर, फर्स्ट राइट टू शेयर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स, राइट टू रिस्ट्रिक्ट एनी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिर टेम्बो ग्लोबल ने फिर से वही रटा रटाया आंसर यहाँ पे चेप दिया। वही रिप्लाई में क्या लिखा है, टेम्बो हैज एग्रीड टू पार्टनर in new manufacturing factory unit along with Masaha in Saudi Arabia with equity share, Masaha 75%, Tembo 25%। ये आंसर तो पहले से ही टेम्बो ग्लोबल ने दे रखा है, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है इस आंसर का। दिस आंसर इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, नॉट मेकिंग एनी सेंस। आप भी पढ़ लेना इनका आंसर क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर क्या कर रहे हैं, ये कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस। फिर कंपनी से पूछा कि वेदर द सेड पार्टीज आर रिलेटेड टू द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप कंपनीज इन एनी मैटर। वही ये पूछ रहे हैं कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, तो ये मना कर रहे हैं कि नहीं हो रहा। फिर पूछा वेदर द ट्रांजैक्शन वुड फॉल विद इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इफ, वही सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्म्स लेंथ पे होनी चाहिए सब चीजें, तो ये बोल रहे हैं कि नो सच ट्रांजैक्शन वुड नॉट फॉल विद इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब ये वाला आंसर देखो आप, ये फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, ये फोर्थ क्वेश्चन, in case of issuance of shares to the parties, details of issue price, class of shares issued। तो यहां पे टेम्बो ग्लोबल क्या आंसर करती है, द एसोसिएशन इज स्टिल इन द इनिशियल स्टेज एंड हैव नॉट ग्रोन आफ्टर द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंपनी बोल रही है कि खाली हमारा इनिशियल स्टेजेस में एसोसिएशन हुआ है, और जब से हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है तब से कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो भाई अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कुछ भी, तो आके बताओ ना, यहां पे स्टोरी क्या टेल कर रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो आप, ये आंसर को क्या बोलूंगा, ये स्टोरी क्या बना रहे हो आप कि फलाना कर देंगे, वो कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ये तो स्टोरी टेलिंग, यू आर सेलिंग ड्रीम्स, यू आर सेलिंग ड्रीम्स। आप तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। यू आर स्टोरी टेलिंग एंड यू आर सेलिंग ड्रीम्स एंड डूइंग नथिंग एल्स। मतलब कंपनी बोल रही है कि हम करेंगे, अभी तक करा नहीं कुछ भी, पर अनाउंसमेंट क्या कर दी थी, अनाउंसमेंट 27 जनवरी 2023 को कर दी थी। और ये हर अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने एनुअल रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि हमने कोलैबोरेशन कर दिया है सऊदी फर्म के साथ, और प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। पर एक्चुअल में, रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है। देयर इज नो डेवलपमेंट हैपनिंग। मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खाली साइन करा है, उसके बाद देयर हैज बीन नो डेवलपमेंट, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, बात आगे बढ़ी ही नहीं है। तो बस ये कहानियां बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देख लो आपके सामने, ये टेम्बो ग्लोबल का मैनेजमेंट इतना बेवकूफ है कि इनसे जो आप क्वेश्चंस पूछते हो तो इनको ढंग से आंसर भी करना नहीं आता, और ये आंसर करते करते अपने आप को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और खुद ही सच्चाई बता देते हैं, खुद ही बोल रहे हैं ये कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब आप पे डिसीजन है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो नहीं, क्योंकि टेम्बो ग्लोबल का मैनेजमेंट तो बोल रहा है कि भाई हम तो देखो आपका बेवकूफ बना रहे हैं, और आप देख लो, आप बचा लो अपने आप को अगर बचा सकते हो, पर हम तो आपका बेवकूफ बना के रहेंगे। देख लो आप, आपके सामने सारा एविडेंस प्रूफ देखो। और मैं आपको इनकी बेवकूफी के एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अब ये ध्यान से देखो, यहां पे क्या खोल रखा है मैंने, ये आपको नीचे दिख रहा होगा ना, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन मार्च 2024। तो ये एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है मार्च 2024 का, उसका मैंने यहाँ आपके सामने स्नैपशॉट डाला हुआ है। और इस वाले पॉइंट में देखो क्या बोल रहे हैं। अब ये अभी तक बोल रहे हैं, वो नवंबर 2023 में ही उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया टेम्बो ग्लोबल ने एनएससी को कि हमारा कुछ भी कोलैबोरेशन नहीं है, और खाली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद एक्नॉलेज करने के बाद भी ये अपनी प्रेजेंटेशन में अभी भी यही डाल रहे हैं कि कोलैबोरेशन विद मसाहा सऊदी बेस्ड कंपनी एंड टेम्बो हैज ऑलरेडी प्रपोज टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर मैन टेम्बो इंडस्ट्रीज विद मसाहा विद द विजन ऑफ एक्सपैंडिंग बिजनेस थ्रू सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सऊदी। अभी भी झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने देखा मार्च 2024 में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग हैड हैपेंड। तो अभी भी ये करेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, और अभी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि अभी भी हमारा कोलैबोरेशन है सऊदी कंपनी के साथ। फिर मैं थोड़ा और डेप्थ में गया तो मैंने देखा कि ये अपनी ऑर्डर बुक मैंने इनकी देखी, ऑर्डर बुक ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल वर्टिकल में। तो मेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ पे भी इन्होंने मसाहा कंस्ट्रक्शन कंपनी दिखा रखा है और सऊदी अरेबिया बोल रखा है।
अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये वही कंपनी है या ऐसा तो नहीं कि इन्होंने 3.5 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू भी दिखा रहे हैं, रुपीज़ 3.5 करोड़ का ये ऑर्डर वैल्यू भी दिखा रहे हैं, और ये वही है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये मार्च 2024 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से मैंने स्नैपशॉट लिया है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि यार ये यहाँ पे वही मसाहा कंस्ट्रक्शन कंपनी, वही तो है, ये मसाहा कंस्ट्रक्शन कंपनी है सऊदी अरेबिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने एक इमेजिनरी अमाउंट भी जोड़ लिया है, इन्होंने एक इमेजिनरी अमाउंट अपने हिसाब से 3.5 करोड़ का जोड़ लिया है भाई। तो मेरे को लग रहा है कि ये अपनी ऑर्डर बुक भी फेक कर रहे हैं, ये दे आर फेकिंग देयर ऑर्डर बुक, इन्फ्लेटिंग देयर ऑर्डर बुक। आपको क्या लगता है भाई? मेरे को तो यही लग रहा है, मसाहा कंस्ट्रक्शन कंपनी वही है सऊदी अरेबिया की, और दे आर जस्ट फेकिंग, इन्फ्लेटिंग देयर ऑर्डर बुक। आपके सामने ही झूठ झूठ बोल रहे हैं। पर वही ना कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है जो इन डेप्थ में नहीं घुसा है कंपनी के और बस सरफेस लेवल पे देख रहा है चीज़ें, तो वो तो बेवकूफ़ बन जाएगा। पर मेरा जैसा इन्वेस्टर है वो बेवकूफ़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं तो भाई हर चीज़ में घुस जाता हूँ बिल्कुल। तो देखो, अब मैं आपके सामने मैंने टेम्बो ग्लोबल का मैंने स्क्रीनर पे साइट खोल ली है, तो मैं अब आपको इनकी लेटेस्ट कंपनी की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये कॉन कॉल्स में मे 2025, मैंने यहाँ पे इनकी पीपीटी पे क्लिक करा। अब इनकी पीपीटी खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं कि डेट 30 मई 2025, और यहाँ पे मेरे को एक बस कंट्रोल F करने दो। देखो ये इनकी प्रेजेंटेशन खुल गई, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल F करा और मैं टाइप करूँ मसाहा, तो कुछ आता है निकल के? नहीं, देखो खाली एक ही चीज़ निकल के आ रही है, खाली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको 2023। यहाँ पे मैं अपना ये माउस को हॉवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, फोर्ज्ड 75/25 स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद मसाहा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट्स। मतलब खाली इन्होंने बस खाली मसाहा के बारे में खाली यही पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये अपनी जर्नी बता रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिंग टू अ लीडिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्लेयर। तो अब कोई भी कुछ भी कहीं मेंशन नहीं है, कोलैबोरेशन का कुछ भी मेंशन नहीं है, वो भी मेंशन नहीं है कि उस 3.5 करोड़ के ऑर्डर का क्या हुआ। बस इन्होंने खाली यहाँ पे मसाहा को मेंशन करके रखा हुआ है बस। अरे फोर्जिंग से क्या होता है? ऑर्डर कितना मिला आपको? फोर्जिंग से क्या मतलब है? एमओयू साइन कर दिया, उससे क्या मतलब है? ऑर्डर्स कितने मिले आपको, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी। तो आप देख लो, आपके सामने सब चीज़ें। कंपनी की मर्जी है, वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिख देती है। कभी वो लिख देगी कोलैबोरेशन है, कभी लिख देगी कि 3.5 करोड़ हमें ऑर्डर मिल गए, कभी कुछ भी नहीं लिखेगी, और कभी खाली बस एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देगी। अब वो ना सब चीज़ें, टेम्बो ग्लोबल क्या है कि वो सारी चीज़ें अपने इन्वेस्टर्स पे छोड़ देती है। वो बोलती है भाई हमारी मर्जी है, हम आपको कैसे भी इंफॉर्मेशन दें, आपको जो उसका मीनिंग निकालना है आप खुद निकाल लो अपना मीनिंग। हमें मतलब नहीं है कि आप क्या मीनिंग निकालो, सही मीनिंग निकालोगे या गलत मीनिंग निकालोगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम आते हैं इस कंपनी के डिफेंस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये देखो, ये देवेंद्र फडणवीस हैं, आप सब तो जानते ही हो इन्हें, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये हैं संजय पटेल, ये हैं आपके कंपनी के सीईओ, टेम्बो ग्लोबल के सीईओ हैं। और ये हैं शबीर मर्चेंट, ही इज़ शबीर मर्चेंट। तो ये दोनों ही लोग थे जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा था विद मसाहा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये दोनों ही की पीपल थे वहाँ पे भी, और अभी भी ये दोनों ही की पीपल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ फोटो है हमारे पास, तो प्रूफ तो है, मानना तो पड़ेगा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन करा है इन्होंने, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो इन्होंने प्रूफ कर दिया भाई, ये तो मैं भी मान लूँगा कि हाँ भाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तो साइनिंग हुई है। पर क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का कुछ भी सिग्निफिकेंस या कुछ भी इंपॉर्टेंस होता है? आंसर इज नो। तो देखो, देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये फोटो भी डाली थी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि हाँ डिफेंस है, सीएम देवेंद्र फडणवीस एंड शबीर मर्चेंट डायरेक्टर विटनेसिंग द साइनिंग। तो आप ये देखो कि देवेंद्र फडणवीस ने टोटल कितने अमाउंट के एमओयू साइन करें? 3,82,500 के टोटल एमओयू का वर्थ है, 3,82,500। तो एमओयू साइन करने का कुछ भी मतलब होता है? नो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ साइनिंग एन एमओयू। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने? एमओयू मीन्स नथिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट्स डू इट ऑल द टाइम विद शेडी फर्म्स विद नो हिस्ट्री, कैपेसिटी और इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप मेरे को ये बताओ कि टेम्बो ग्लोबल बोल रही है कि हम 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मेरे को ये बताओ कि ये 1000 करोड़ आने कहाँ से वाला है? What are they going to manufacture with zero experience in defense manufacturing? और एकदम से why there is sudden interest in all the growing sectors like solar, defense, etc. when majority of revenue is coming from textile low margin business? अब ये जो क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा। जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को ही इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या आंसर इसका लेके आते हो। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कंपनी का। सो व्हेन कंपनीज मेक वेरी फ्रीक्वेंट एंड क्विक अनाउंसमेंट्स अबाउट न्यू ऑर्डर्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड इन्वेस्टर्स शुड बी वेरी कॉशियस because in the past there have been instances where companies influence their share price by making positive corporate announcements which later on SEBI found out to be false। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ ऊर्जा ग्लोबल। तो देखो ऊर्जा ग्लोबल ने क्या करा। ऊर्जा ग्लोबल मेड फेक अनाउंसमेंट्स ऑफ सप्लाइंग अ फेक मिनरल जैकोबाइट टू अ जापानीज कंपनी निप्पॉन Shin-Yaku Co. Limited. The announcement led to a sharp increase in the company's share price. However, later on, SEBI found that all of it was fake. The Japanese company denied signing any contract with Urja Global. SEBI barred Urja Global Limited and its executives from the market for 2 years. The top brass of Urja Global, now barred by SEBI from the markets, thought nothing of thinking of the non-existent Jacobite, मतलब Jacobite जैसा mineral exist ही नहीं करता, which it was going to supply to Nippon Shin-Yaku Co. Limited. Simply put, Jacobite does not exist. Not on the periodic table, not even on a Google search. That's right. The company decided to sell a product that does not exist. Therefore, it is advised that investors should be very cautious while analyzing corporate announcements made by companies and always cross-check the developments mentioned in these announcements from independent sources like customers, media, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वेबसाइट एक्सेट्रा। सो होपफुली आपको ऊर्जा ग्लोबल का एग्जांपल देख के ये समझ में आ गया होगा कि कंपनीज ऐसा पर्पसफुली करती हैं टू इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस, एंड 99.99% चांसेस हैं कि टेम्बो ग्लोबल भी यही कर रही है। तो अब मैं आपको लेके आता हूं वापस इस डिफेंस के पैराग्राफ में जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग डिसाइफर करूं, या मैं यहां से क्या मीनिंग लूं। क्या मैं कंपनी की किसी भी बात पे भरोसा कर सकता हूं? कैन आई रिलाई ऑन दिस कंपनी एट ऑल? आफ्टर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, अभी तो और भी चीज़ें दिखानी बाकी हैं। अभी तो मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गया भी नहीं हूं, अभी तो खाली मैंने एक जनरल डिस्कशन करा है। अब ये बताओ कि कंपनी 1000 करोड़ कहाँ से लेके आएगी? फ्रॉम वेयर विल दिस कंपनी गेट 1000 करोड़? कंपनी अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से तो कुछ भी पैसा नहीं बनाती है। फिर कंपनी अपनी इक्विटी में भी बहुत बार डाइल्यूशन कर चुकी है। कंपनी बहुत बार इक्विटी डाइल्यूशन कर चुकी है। मैं बताता हूँ कब कब कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूशन करा है। इसके बारे में मैं वीडियो में बाद में भी डिस्कशन करूँगा, पर यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। इक्विटी डाइल्यूशन कंपनी ने करा था। एक तो कंपनी ने राइट्स इशू करा था 2022 में। फिर कंपनी ने मेरे ख्याल से अपने आप को वारंट्स भी इशू करवाए हुए हैं। तो राइट्स इशू, वारंट्स हो गया, ये सब आप कंपनी तभी करती है तब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, वारंट्स का रहते। फिर कंपनी ने अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करा था। फिर मेरे ख्याल से कंपनी का प्लान है कि वो QIP भी करे। तो भाई इतना आप अपना इक्विटी डाइल्यूट करोगे, इतना प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे। क्या बोला मैंने? आपका जब EPS निकालते हो, EPS क्या होता है? EPS का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो जब आप इक्विटी अपनी डाइल्यूट करोगे तो आपकी जो ये आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी बहुत। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा होने लग जाएगा। तो अगर आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होने लग जाएगा तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही ज़्यादा, आपको बहुत ही यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए होगी, तभी आपका EPS बढ़ पाएगा। तो आप जैसे जैसे अपना इक्विटी को डाइल्यूट करोगे, आपका जो EPS है, आपका EPS ऑटोमेटिकली नीचे जाता जाएगा। तो नीचे ज़्यादा जाएगा तो ये तो खराब बात हो गई। अब जिस कंपनी का भी EPS अगर नीचे जाता है तो मार्केट ऐसी कंपनीज को वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं देता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इक्विटी डाइल्यूट करना आप समझ नहीं रहे हो। इट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। इट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। तो कंपनी अपने नॉर्मल धंधे से तो पैसा जनरेट करती नहीं है, फिर ऊपर से कंपनी बहुत लंबी लंबी फेंक रही है कि हम डिफेंस में वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे। फिर कंपनी यहाँ पे देखो 1000 करोड़ बोल रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी कोई छोटा अमाउंट बोले, 100 करोड़ बोले, 50 करोड़ बोले, 10 करोड़ बोले, सीधा 1000 करोड़। तो ये 1000 करोड़ का नंबर इसलिए कंपनी बोल रही है
क्योंकि कंपनी सीधी सी बात है रिटेलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। कंपनी क्या है, रिटेलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। कंपनी को लगा कि अगर हम बोलेंगे कि हम डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं तो भी रिटेलर्स पागल हो जाएंगे, और फिर अगर हम बोलेंगे कि हम 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी रिटेलर्स पागल हो जाएंगे और हमें पागलों की तरह पैसा देने आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ये 1000 करोड़ का जो फिगर है ये करने कुछ नहीं वाले हैं, क्योंकि कर ही नहीं सकते, पैसा कहाँ से लाएंगे, ना इनके पास एक्सपर्टीज है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है, ना कोई टेक्निकल नो हाउ है, कुछ है ही नहीं इनके पास, ये कर ही नहीं सकते डिफेंस मैन्युफैक्चर। तो ये बस रिटेलर्स को फंसाने की एक अच्छी सोची समझी चाल है, जिसमें काफ़ी रिटेलर्स फंस जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। ऊपर से सोचो, ये देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी टाई अप, एंड ये देखो आप इन वर्ड्स का यूसेज देखो, बहुत ही क्लेवरनेस के साथ यहाँ पे टेम्बो ग्लोबल ने इन वर्ड्स का यूसेज करा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी बोल रही है कि हमने टेक्नोलॉजी टाई अप कर दिया है एंड 100% प्रोडक्शन बाय बैक एग्रीमेंट अरेंजमेंट हमने कर दिया है विद अ स्ट्रैटेजिक यूरोपियन पार्टनर ऑलरेडी इन प्लेस। मेरे को एक बात अब आप ध्यान से सोच के बताओ, बस कॉमन सेंस का यूज करना, कि भाई ये कौन सी यूरोपियन कंपनी है, ये कौन सी यूरोपियन कंपनी है जिसकी किस्मत इतनी खराब है या जिसका टाइम इतना खराब चल रहा है कि वो एक इंडियन कंपनी के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करवाएगी उस कंपनी के पास से जो एक टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी है। मतलब इस यूरोपियन कंपनी के क्या भाग्य इतने खराब हो गए, क्या मजबूरी है इस कंपनी की कि इसको एक ऐसी कंपनी के पास आना पड़ रहा है जिसके पास कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने का, कोई भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, नो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज, नो नॉलेज एंड नो पास्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। तो मेरे को आप सोच के बताओ कि ऐसी कौन सी यूरोपियन कंपनी है जो, और ये जो कंपनी आपकी टेम्बो ग्लोबिंग है और ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, दिस इज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अब आप मेरे को सोच के बताओ कि कौन सी ऐसी यूरोपियन कंपनी है जो ऐसी कंपनी को एक ऑर्डर देगी आर्म्स और एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करवाने के लिए। आप सोच के बताओ मेरे को, आपको क्या लॉजिकली लगता है? और सोचो वो यूरोपियन कंपनी इतनी बेवकूफ है, इतनी पागल है कि उसने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर तो करवाए नहीं कंपनी से, ना वो प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करेगी, और पहले से ही इन एडवांस में बोल रही है कि हम आपका 100% प्रोडक्शन बायबैक कर लेंगे। भाई कौन सी ऐसी यूरोपियन कंपनी इतनी पागल है, आप सोच के बताओ। आपको लग रहा है कि इन सब चीजों का कोई सेंस बच रहा है? और मतलब वो जो यूरोपियन कंपनी है आपको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगी। वाह भाई, मतलब आप तो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ना आपके पास कोई एक्सपर्टीज है, ना आपके पास कोई नॉलेज है, ना आपके पास कोई पास्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, तो वो यूरोपियन कंपनी इतनी बेवकूफ है, इतनी पागल है कि वो आपको सिखाएगी, टेक्नोलॉजी भी देगी और आपसे 100% प्रोडक्शन बायबैक का अरेंजमेंट भी करके जाएगी। आपको लगता है कि ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है, कि रियलिटी में कोई ऐसी यूरोपियन कंपनी होगी जिसने ऐसा कुछ करा भी होगा? भाई मेरा तो सिंपल आंसर है कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। टेम्बो ग्लोबल इज लाइंग, टेम्बो ग्लोबल इज लाइंग। मेरे को तो यही मतलब समझ में आ रहा है कि टेम्बो ग्लोबल इज लाइंग, इट इज लाइंग टू एवरीबडी, इट इज लाइंग टू इट्स इन्वेस्टर्स। और फिर कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी ने एक कंफर्ट लेटर रिसीव करा है। अब मेरे को बताओ यार, ये कंफर्ट लेटर का मेरे पास कोई प्रूफ या एविडेंस है? मेरे पास कोई प्रूफ या एविडेंस है इस कंफर्ट लेटर का? भाई वो तो कंपनी ने बोल दिया, और आपको पता है कि मैं तो विश्वास करने नहीं वाला इस कंपनी पे। तो आप मेरे को बताओ कि इस कंपनी पे क्या विश्वास किया जा सकता है? क्या आपको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? आप मेरे को सोच के बताओ, आपको लगता है कि कहीं से भी ये कंपनी क्रेडिबल है, इसका मैनेजमेंट सच्चा है और इसका मैनेजमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है? आपको लगता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ से? अभी तो मैं आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी तो मैंने कुछ एक्सप्लेन करा ही नहीं है। मैंने आपको अभी इतने सारे रेड फ्लैग्स दिखा दिए। सोचो, आप सोचो, आप सोचते नहीं हो। आप लोगों को क्या है, आप लोगों को खाली टिप्स चाहिए होती है। तो टिप्स तभी मैं प्रोवाइड नहीं करना चाहता, और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस भी करनी पड़ेगी। ड्यू डिलिजेंस ऐसे करी जाती है, आप लोग ड्यू डिलिजेंस तो तब करोगे ना, तब आपको इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को पढ़ना आता होगा। आपको पढ़ना ही नहीं आता, तो तभी मैं अपना कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं। मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने आपको हर चीज़ में आपको समझाऊंगा कि आपको बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करनी है, आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करना है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करना है, आपको पी रेशियो कैसे एनालाइज करना है। तो अभी मैंने करंटली पी रेशियो की 5 घंटे की क्लास बना दी है।
मैंने इनकम स्टेटमेंट की भी 4 घंटे की क्लास बना दी है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं और वो स्मार्ट बन गए हैं काफ़ी। तो अभी मेरा जो कोर्स है वो मैं जल्दी मेरे ख्याल से जुलाई में लॉन्च कर दूंगा। सॉरी, जुलाई तो ये चल ही रहा है, बाय फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मैं अपने कोर्स को लॉन्च करने वाला हूँ। तो आपको मेरा कोर्स ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको यही सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है। तो अगर आप मेरा वो कोर्स करोगे तो आपको तो बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसी कंपनीज में तो इन्वेस्ट करने नहीं वाले अपने पैसे, तो वो कोर्स भी आप देखना जरूर। और अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना मेरी वीडियो को, अगर मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। अब आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस कंसेप्ट का नाम है सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो इस कंसेप्ट का समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट का हम यूटिलाइजेशन टेम्बो ग्लोबल के फाइनेंशियल्स को समझने के अंदर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे पूरा ध्यान दें। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है, और मेरे को तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इस कंसेप्ट के बारे में सुना ना हो, पर ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम रेट एट विच अ कंपनी कैन ग्रो इट्स सेल्स, प्रॉफिट और रेवेन्यू without raising any external equity or debt solely by using its internally generated profits। तो क्या बोला मैंने बोला कि सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब है कि वो मैक्सिमम रेट क्या है जिसपे एक कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकती है विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल डेट और एक्सटर्नल इक्विटी। मतलब जो कंपनी अपने इंटरनली प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है उनको यूज करके क्या रेट है जिसपे एक कंपनी मैक्सिमम अपना रेवेन्यू ग्रो कर सकती है, दैट इज नोन एज सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो यहां पे इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मेरे को बहुत ही लॉजिकल लगता है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि ROE इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या है कि आपका जो पैट आ जाता है, मतलब आपके सारे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करके जब आपका नीचे बॉटम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपने डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड देने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा वो यहां पे आ जाएगा आपका 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो में। और जो भी अगर अमाउंट बचा आपका डिविडेंड देने के बाद, उस पे अगर आप ROE लगा दोगे तो आपको सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पता पड़ जाएगा। तो ये क्या है? इट इज द मैक्सिमम रेट एट विच अ कंपनी कैन ग्रो इट्स सेल्स, प्रॉफिट और रेवेन्यू विदाउट रेजिंग एनी एक्सटर्नल इक्विटी और डेट। तो यहां पे मैंने टेम्बो ग्लोबल का सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकाला है ओवर दी पास्ट 10 ईयर्स, और ये अराउंड 13 से 20% के बीच में फ्लक्चुएट करता है। पर सेल्स ग्रोथ जो टेम्बो ग्लोबल की हैं वो 31 से 33% रही हैं ओवर दी पास्ट 10 ईयर्स, जो कि हायर है दैन इट्स सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो आप मेरी बात समझो, टेम्बो ग्लोबल की जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है ओवर द पास्ट डिकेड वो 31 से 33% पे रही है, पर जो कंपनी की सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है वो तो 13 से 20% है। तो ये जो एक्स्ट्रा 13% की ग्रोथ आ रही है ये किस वजह से आ रही है टेम्बो में? आपने सोचा कभी कि जो एक्स्ट्रा 13% की ग्रोथ आ रही है टेम्बो ग्लोबल के रेवेन्यू में, वो किस वजह से आ रही है? वो सिंपल सी बात है, वो आ रही है या तो डेट की वजह से या फिर इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से। और टेम्बो के केसेस में कंपनी ने डेट भी अपना इंक्रीज कर दिया है और कंपनी ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट भी बहुत ज्यादा कर दी है। तो इन दोनों सोर्सेज से कंपनी एक्स्ट्रा 13% रेवेन्यू ग्रोथ कर पाई है। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये मैंने आपके सामने टेम्बो ग्लोबल की बैलेंस शीट खोली हुई है, और आप देख पाओगे कि यहाँ पे बोरोइंग्स में 2014 में कंपनी के पास 7 करोड़ की बोरोइंग थी, जो अब इंक्रीज होकर 235 करोड़ की हो चुकी है। और आप यहाँ पे देखो इक्विटी कैपिटल में कंपनी के पास 2015 में 2 करोड़ की कैपिटल थी, जो अब बढ़कर 16 करोड़ की हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है और आपकी यहाँ पे बोरोइंग्स भी स्काई रॉकेट कर गई हैं। क्या बोला मैंने? आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स भर गए हैं और आपकी बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसी रेवेन्यू ग्रोथ का कोई भी फायदा नहीं होता। अब क्या है कि जो भी अगर कोई नया इन्वेस्टर है जिसको कुछ भी
नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, तो बस वो यहाँ पे क्या देखेगा, सेल्स ग्रोथ देखेगा कि 2014 में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 33 करोड़ की थी, 33 करोड़ की सेल्स ग्रोथ 655 करोड़ की हो गई है। पर जो भी अगर कोई सीजन्ड इन्वेस्टर है तो वो ये देखेगा कि ये जो सेल्स ग्रोथ आई है, ये किसकी कॉस्ट पे आई है। तो यहाँ पे जो आपको सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है वो आई है एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड बोरोइंग्स एंड एट द कॉस्ट ऑफ रैपिड इक्विटी डाइल्यूशन। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जो आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है वो आई है क्योंकि लो मार्जिन प्रोडक्ट में लो मार्जिन सेगमेंट से बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज हुआ है। तो मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जो यहां पे आई है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की रेवेन्यू ग्रोथ है। तो बल्कि मैं बोलूंगा कि इस कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये सबसे अनहेल्दी टाइप ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ है। ऐसी तो हमें रेवेन्यू ग्रोथ किसी कंपनी में चाहिए ही नहीं, जहां पे आपके लो मार्जिन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए, आपका वहां पे इक्विटी का डाइल्यूशन हो जाए और आपकी बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाए। सो वी नेवर वांट दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ इन आवर कंपनीज। सो दिस इज अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। तो अभी हम कंपनी का देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू पैट रेशियो। तो यहाँ पे मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ गया हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे क्लिक कर दो तो आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को ऐड करोगे, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई दे रहा है, आप इन सबको ऐड कर दो तो क्या आंसर आ रहा है आपका? आंसर मेरे ख्याल से 78 करोड़ तो नहीं आ रहा, 78 करोड़ आ रहा है आपका। अगर आप सारा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड कर दोगे फ्रॉम 2020 टू 2025 तो आपका 78 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है क्यूमुलेटिव। और आप यहाँ आ जाओ नीचे, और यहाँ अगर आप मेरे लिए ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग है तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, आप इसको ऐड कर दो, आप इन सबको ऐड कर दो तो आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या आएगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मेरे ख्याल से आपका आएगा -208 करोड़। तो आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 5 साल का कितना आ रहा है? 78 करोड़ का। पर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है नेगेटिव 208 करोड़ का। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कंपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट या जो अपने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखा रही है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। क्या बोला मैंने? कि कंपनी जो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब जो आपको बुक्स पे प्रॉफिट दिखा रही है, जो आपको इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखा रही है, वो रियलिटी में उसको कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही। मतलब आपका जो कोर ऑपरेशन से आप बिजनेस कर रहे हो वहां से तो आप कोई भी फिजिकल नोट जनरेट नहीं कर पा रहे हो। आप एक भी रुपए का फिजिकल नोट जनरेट नहीं कर पा रहे हो फ्रॉम योर कोर बिजनेस ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यहां पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से ₹1 का भी फिजिकल नोट, नगद आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो? वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका जो पैसा है, आपका पैसा देखो यहां पे कहां पे फंस रहा है। आपका पैसा फंस रहा है यहाँ पे रिसीवेबल्स में फंस रहा है और इन्वेंट्री में फंस रहा है। तो कम से कम रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में आपका अराउंड 150 करोड़ रुपीस आपका फंस रहा है। रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो गया कि आप अपना माल अपने कस्टमर्स को तो बेच देते हो, पर आपके कस्टमर्स आपको पैसा नहीं लौटाते वापस, या आपको बहुत टाइम बाद लौटा रहे हैं। और इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है, मतलब इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है कि मतलब आप ज्यादा पैसा आपका इन्वेंट्री में स्टक हो रहा है, मतलब आप ज्यादा इन्वेंट्री लेके रख रहे हो अपने पास और इन्वेंट्री उतनी रेट से आपके गोडाउन से बाहर नहीं जा रही है। तो मतलब आपका पैसा रिसीवेबल्स में स्टक है और इन्वेंट्री में स्टक हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, जहां पे अगर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव होता है, वो भी ये नहीं कि 1 साल के लिए नेगेटिव है, मतलब क्यूमुलेटिव पास्ट 5 ईयर्स से आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर नेगेटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पास्ट 5 ईयर्स इज नेगेटिव, सो दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर मी, रेड फ्लैग। मेरे को ऐसी कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब मैं आपको अगर इस कंपनी के रेशियोज में दिखाऊं तो आप देख पाओगे कि आप यहाँ पे डेटर डेज देख पा रहे होगे। तो डेटर डेज हमारे रिसीवेबल डेज होते हैं। तो ये देखो मार्च 2024 में ये 26 डेज था, 2025 में ये 59 डेज हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमें 33 डेज का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और इन्वेंट्री डेज देखो हमारे 2024 में 44 डेज थे, ये 44 डेज से बढ़कर 78 डेज हो गए। मतलब यहाँ पे आपको 34 डेज का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो मैंने भी आपको कैश फ्लो में यही दिखाया कि आपका जो पैसा है वो आपका रिसीवेबल्स में फंस रहा है और वो आपका इन्वेंट्री डेज में फंस रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्बो ग्लोबल का जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा ही है।
वो काफ़ी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। तो टेम्पो ग्लोबल के पास कोई भी नेगोशिएटिंग पावर नहीं है, ना वो अपने कस्टमर्स से नेगोशिएट कर पाता है, ना वो अपने कस्टमर्स को बोल पाता है कि आप मेरे को पेमेंट जल्दी करो, ना टेम्पो ग्लोबल अपने सप्लायर्स को बोल पाता है कि आप मेरे से पैसे थोड़ा टाइम बाद लेना। तो यहाँ पे टेम्पो ग्लोबल की वीकनेस है ये, और टेम्पो ग्लोबल की ये वीकनेस इसलिए है क्योंकि टेम्पो ग्लोबल एक बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे पैसा फंसी इस वजह से रहा है क्योंकि टेम्पो ग्लोबल का जो बिजनेस मॉडल है वो खराब है। क्या बोला मैंने? टेम्पो ग्लोबल का जो बिजनेस मॉडल है, टेम्पो ग्लोबल का जो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है, दैट इज वेरी वीक फंडामेंटली। तो अब मैं आपसे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और यहाँ पे हम टेम्पो ग्लोबल की फंड रेजिंग हिस्ट्री को एक बार देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतनी बार टेम्पो ग्लोबल को अपना इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ जाती है टू रेज सम मोर कैपिटल। ऐसा क्यों करती है टेम्पो ग्लोबल? सो लेट्स फाइंड आउट। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इन अगस्त 2018 द कंपनी रेज्ड अबाउट ₹7.75 करोड़ वाया आईपीओ फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। मतलब कंपनी ने 2018 में आईपीओ इसलिए ही करा क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल पैसों की जरूरत पड़ गई थी। कंपनी ने आईपीओ इस वजह से नहीं करा कि कंपनी को पैसे चाहिए कोई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए या कोई उनके दिमाग में बहुत बड़ा केपेक्स प्लान है। कंपनी ने सीधी सी बातें, उनको वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए था तो उन्होंने अपना आईपीओ करा। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट टेम्पो ग्लोबल को बार बार क्यों पड़ती रहती है? टेम्पो ग्लोबल को पैसों की रिक्वायरमेंट बार बार इसलिए पड़ती रहती है क्योंकि टेम्पो ग्लोबल एक बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंटेड सेक्टर में ऑपरेट करती है। कंपनी आपका टेक्सटाइल ट्रेडिंग करती है और छोटे मोटे से इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंटेड सेक्टर है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं फ्रॉम बोथ द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और यहाँ पे टेम्पो ग्लोबल के पास अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस करने की भी कोई पावर नहीं है। यहाँ पे टेम्पो ग्लोबल को अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को देखना पड़ता है और अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करनी पड़ती है। अगर टेम्पो ग्लोबल के कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस कर रहे हैं तो टेम्पो ग्लोबल को भी ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्ट्स को लोअर प्राइस करना पड़ता है। और अगर इस सेक्टर में अगर आपको मार्केट विन करना है तो आप मार्केट विन खाली अपना प्रोडक्ट का प्राइस लो करके ही कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे टेम्पो ग्लोबल के पास अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस करने के लिए कोई भी पावर नहीं है और टेम्पो ग्लोबल के पास नेगोशिएटिंग पावर भी नहीं है अपने कस्टमर से और अपने सप्लायर से। टर्म्स और कंडीशंस नेगोशिएट करने की भी पावर नहीं है क्योंकि टेम्पो ग्लोबल को अपने कस्टमर्स को एक लॉन्गर क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है। कि मतलब जब टेम्पो ग्लोबल अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देता है अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स ज़्यादा टाइम लेते हैं वापस पे करने में जो ड्यू है टेम्पो ग्लोबल को अमाउंट। और वैसे ही सिमिलरली सप्लायर्स, जब टेम्पो ग्लोबल अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल्स खरीदता है, सप्लायर्स बहुत जल्दी डिमांड करते हैं अपने पैसे की। तो इसी वजह से यहाँ पे टेम्पो ग्लोबल एक बहुत ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फंस जाती है। मतलब यहाँ पे टेम्पो ग्लोबल की जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स हैं वो बहुत ही हाई है और इन्हीं वजह से आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आपका पैसा फंस कहाँ पे रहा है? आपका पैसा फंस रहा है इन्वेंट्रीज में एंड ट्रेड रिसीवेबल डेज में। क्या बोला मैंने? आपका पैसा फंस रहा है इन्वेंट्री में एंड ट्रेड रिसीवेबल्स में। और मैंने आपको अभी लेटेस्ट जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाया था वहां पे मैंने आपको दिखाया कि ऑलमोस्ट -150 करोड़, मतलब 150 करोड़ रुपीस फंसे हुए हैं आपके इन्वेंट्री में और रिसीवेबल्स में। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो सेकंड पॉइंट में क्या है? इन अगस्त 2022 द कंपनी रेज्ड अबाउट ₹10.5 करोड़ वाया अ राइट्स इशू। क्या बोला मैंने? कंपनी ने 10.5 करोड़ रुपए रेज करे वाया अ राइट्स इशू। अब राइट्स इशू आप लोगों को पता है क्या राइट्स इशू क्या होता है? चलो मैं आपको बता देता हूं। तो राइट्स इशू में क्या होता है? राइट्स इशू कंपनी करती है जब कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से और पैसे उठाने होते हैं। क्या बोला मैंने? राइट्स इशू का मतलब होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से और ज्यादा पैसे रेज करना चाहती है तो कंपनी राइट्स इशू करती है। तो जब टेम्पो ग्लोबल ने राइट्स इशू करा तो राइट्स इशू का पर्पस क्या था? तो कंपनी को देखो फिर से यहां पे कंपनी ने बोला कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। पर्पस क्या था राइट्स इशू का? टेम्पो ग्लोबल ने राइट्स इशू क्यों करा? तो उसके मैं आपको रीजंस बता रहा हूं। तो कंपनी ने बोला कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फिर से पड़ रही है और हमें अपने जो डेट हैं, जो हमने बोरोइंग्स ली हुई है कहीं और से, हमें उसको भी रिपे करना है थोड़ा सा। तो बोरोइंग्स रीपे करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए और
और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए हम राइट्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट्स इशू का जो ओरिजिनल साइज था ना, राइट्स इशू का जो ओरिजिनल साइज था वो 36 करोड़ का था। मतलब टेम्बो ग्लोबल चाहती थी कि हमें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से 36 करोड़ रुपीज और मिल जाएं, पर कंपनी को 36 करोड़ की जगह कितने पैसे मिले? कंपनी को मिले रुपीज 10.5 करोड़। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कंपनी ने 36 करोड़ रुपीज रेस करना चाहती थी राइट्स इशू के थ्रू, पर कंपनी को मिले 10.5 करोड़, ठीक है। और प्रमोटर्स ने कितने पैसे डाले? प्रमोटर्स ने खुद डाले खाली 5 करोड़ रुपए। प्रमोटर्स राइट्स इशू के टाइम पे 73% शेयर होल्डिंग को ओन करते थे। क्या बोला मैंने? प्रमोटर्स राइट्स इशू के समय 73% स्टेक प्रमोटर्स का था। तो मतलब कम से कम 26 करोड़ रुपए प्रमोटर्स चाहते तो इस राइट्स इशू में डाल सकते थे। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर प्रमोटर्स चाहते तो इस राइट्स इशू में प्रमोटर्स 26 करोड़ रुपए डाल सकते थे, पर 26 करोड़ रुपए में से प्रमोटर्स ने खाली 5 करोड़ रुपए डाले। 26 करोड़ में से प्रमोटर्स ने खाली 5 करोड़ रुपए डाले, पर प्रमोटर्स चाहते तो 26 करोड़ रुपए भी डाल सकते थे। 26 करोड़ मैक्सिमम पैसे थे जो प्रमोटर्स डाल सकते थे, पर प्रमोटर्स ने खाली 5 करोड़ रुपए डाले। अब आपको क्या लगता है कि प्रमोटर्स खुद कॉन्फिडेंट थे क्या? आपको क्या लगता है कि प्रमोटर्स खुद कॉन्फिडेंट हैं अपने खुद के बिजनेस के बारे में? भाई, अगर मैं इस कंपनी का प्रमोटर होता और मेरे को कॉन्फिडेंस होता अपने बिजनेस पे, तो मैं 5 करोड़ की जगह कम से कम 15-18 करोड़ रुपए तो डालता। पर प्रमोटर्स ने यहां पे खाली 5 करोड़ रुपए डाले। तो प्रमोटर्स इस चीज से मेरे को क्या इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है? इस चीज से मेरे को यह इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है कि प्रमोटर्स खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस पे और वो खुद पैसे नहीं डाल रहे। अब राइट्स इशू में क्या होता है? राइट्स इशू में आप अपने शेयर्स को बाय कर सकते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी प्रमोटर्स के पास अपना कैपिटल स्टेक बढ़ाने के लिए, पर प्रमोटर्स ने खाली 5 करोड़ रुपए डाले। तो जब प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में 5 करोड़ रुपए डाले तो जो प्रमोटर है उसको शेयर्स भी कम अलॉट हुए, तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो खुद डाइल्यूट हो गया। तो आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रमोटर्स का जो स्टेक था ना 73% था राइट्स इश्यू से पहले, तो वो सीधा 65% गिर गया। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स ने कम पैसे डाले। तो प्रमोटर्स ने जब कम पैसे डाले तो उनका जो स्टेक है वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो 36 करोड़ टेम्बो ग्लोबल रेस करना चाहती थी राइट्स इशू में से, खाली 10.5 करोड़ करे। 10.5 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए तो प्रमोटर्स ने डाले और 5.5 करोड़ रुपए आपके सब रिटेलर्स ने डाले। तो ये भी मेरे लिए एक, मैं इसको मानूंगा कि राइट्स इशू में अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। दिस वॉज ऑल्सो अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी कि प्रमोटर्स तो खुद अपनी कंपनी में पैसे नहीं डाल रहे ज्यादा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जब प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी में पैसा नहीं डाल रहे ज्यादा, तो आप लोग क्यों डालना चाह रहे हो? देखो, आप किसी को भी जज करते हो ना, तो उसकी बातों से जज मत करा करो। आप उस आदमी को या उस कंपनी को उसके एक्शंस के बेसिस पे जज किया करो और एक कंक्लूजन लिया करो। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? थर्ड पॉइंट है, इन FY 2024 द कंपनी इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग अबाउट ₹55 करोड़ बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ वारंट्स 5,84,400 warrants at the rate ₹230 to promoters and to non-promoters 18 lakh warrants at the rate ₹230। तो यहां पे कंपनी ने कुछ वारंट्स जो हैं, कुछ वारंट्स प्रमोटर्स को इशू करें और कुछ वारंट्स जो हैं वो नॉन प्रमोटर्स को इशू करें। तो जब कोई कंपनी प्रमोटर्स को वारंट्स इशू करती है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रमोटर अपनी जेब से पैसा कंपनी में लगा रहा है। तो ये तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स अपना स्टेक कंपनी में बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि ये जो वारंट्स हैं ये बाद में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे नॉन प्रमोटर्स को भी 18 लाख के वारंट्स इशू करें तो यहाँ से भी कंपनी को पैसा मिलेगा और कंपनी अराउंड ₹55 करोड़ ऐसे रेज करना चाह रही है बाय वारंट्स इशू करके। अब वारंट्स क्या होते हैं, मैं आपको एक स्मॉल टाइम में बता देता हूँ कि वारंट्स क्या होते हैं। तो वारंट्स आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आपके जो वारंट्स होते हैं वहां पे आपको 25% पेमेंट पहले देना पड़ता है और 75% जो बैलेंस का पेमेंट होता है वो आप जब पे करते हो जब आपके वारंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे भी कंपनी ने वो प्रमोटर्स ने 25% तो अमाउंट पे कर दिया है। अगर आप 5,84,400 इंटू 230 करोगे तो इसका 25% आप अगर निकालोगे तो इतना अमाउंट तो प्रमोटर्स ने पे कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप
18 लाख वारंट्स को 230 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 25% नॉन प्रमोटर्स ने भी कंपनी को दे दिया है। अब जो रेस्ट 75% है दोनों स्लॉट्स का, वो कंपनी को रिसीव करना बाकी होगा। तो वारंट्स के थ्रू भी कंपनियां पैसे रेस कर लेती हैं। तो पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आपके जो वारंट्स होते हैं ना वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं तो कंपनी को नए नए इक्विटी शेयर्स रिलीज करने पड़ते हैं मार्केट के अंदर। तो जब कंपनी नए नए इक्विटी शेयर्स को रिलीज करती है तो आपके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं तो आपका जो ईपीएस है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाता है। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ी नेगेटिव बात होती है। और आप देख पा रहे होगे कि कंपनी को बार बार कैसे पैसे रेज करने की जरूरत पड़ जाती है। एक कंपनी ने 2018 में रेज करे पैसे, फिर 2022 में, फिर 2 साल बाद फिर से कंपनी ने पैसे रेज करे। तो ये रिपीटेड बार बार कंपनी को जो रिक्वायरमेंट पड़ती है ना एक्सटर्नल फंड की, ये मेरे को पसंद नहीं आता। अब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। ये हो सकता है ये केपेक्स करना चाह रहे हैं उनके लिए हो, वर्किंग कैपिटल के लिए हो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, फिर से कंपनी ने FY 2025 में द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग अबाउट ₹80 करोड़ बाय इशूइंग प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स थ्रू नॉन प्रमोटर्स 20 लाख शेयर्स एट द रेट 285 and by issuing warrants to promoters 8,10,000 warrants at the rate ₹285। तो यहाँ पे कंपनी फिर से प्रमोटर्स के थ्रू पैसे रेज करना चाह रही है और प्रमोटर्स यहाँ पे फिर से अपनी जेब में से पैसे इन्फ्यूज करेंगे अपनी कंपनी के अंदर। और यहाँ पे ये नॉन प्रमोटर्स को भी लेके आ गए हैं। तो नॉन प्रमोटर्स भी कंपनी में पैसा इन्फ्यूज करेंगे और नॉन प्रमोटर्स को भी इक्विटी शेयर्स कंपनी देगी। तो यहाँ पे भी आपके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो बढ़ेंगे और जब आपके वारंट्स कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में तो फिर से इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ेंगे और ईपीएस कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपके लिए ये आर्टिकल भी लगा दिया है। तो मेरे ख्याल से 20 लाख शेयर्स की जगह आई थिंक 19,79,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने फाइनली अलॉट करे हैं टू नॉन प्रमोटर कैटेगरी ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। और यहाँ पे 8,10,000 शेयर वारंट्स आप देख सकते हैं कि 285 पे प्रमोटर्स को इशू कर दिए। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि इस कंपनी को हर बार पैसे रेज करने पड़ते हैं। तो ये कंपनी अपने कोर बिजनेस धंधे पे दिमाग भी लगा पाती होगी, नहीं लगा पाती होगी। कंपनी को तो यही परेशानी रहती है कि भाई अब कहाँ से जुगाड़ करें पैसों का, अब क्या करें, अब क्या रेज करें। आपको लगता है इस कंपनी का दिमाग अपने बिजनेस ऑपरेशंस पे होता होगा या इस कंपनी का दिमाग ज़्यादा होता होगा कि अब हम कौन से मेथड के थ्रू और पैसे रेज करें? आपको क्या लगता है? ये कंपनी अपने कोर धंधे पे कंसंट्रेट कर पाती होगी? कोर धंधे से तो ये कैश फ्लो तो बनाती ही नहीं कंपनी, नेगेटिव है कैश फ्लो कंपनी का। बस ये कंपनी पैसे ही रेज करती रहती है हमेशा। आपको लगता है ये कंपनी सक्सेसफुल बनेगी? और ये देख लो, आप लास्ट पॉइंट देख लो कि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ऑन 15 जुलाई 2025 सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस कंपनी में। द कंपनी प्लान्स टू रेज अबाउट ₹500 करोड़, ओ माय गॉड, थ्रू QIP प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ओहो, राइट्स इशू, अरे भाई, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इन ट्रांचेस। अब यही बाकी था इस कंपनी को दिखाना। तो कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी 500 करोड़ रेज करेगी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट्स इशू, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो कंपनी 500 करोड़ क्यों रेज कर रही है? तो ये 500 करोड़ कंपनी रेज कर रही है क्योंकि कंपनी ने 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट बोला था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, टेम्पो डिफेंस प्रोडक्ट्स जो इन्होंने अपनी सब्सिडरी बनाई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वही जो हमने डिस्कस करा था, थ्रू टेक्निकल कोलैबोरेशन विद अ यूरोपियन कंपनी। तो वो ये उस डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की जो मैं बात कर रहा था कि कंपनी 1000 करोड़ कहां से लेके आएगी, तो उसका आंसर भी आपको मिल गया है। 1000 करोड़ भी कंपनी QIP के थ्रू लेके आना चाह रही है। तो QIP क्या होता है? QIP इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो यहां भी कंपनी को अपना जो स्टेक है वो बेचना पड़ेगा। यहां पे कंपनी अपना स्टेक बेचेगी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिनको हम QIB बुलाते हैं, उनको देगी। क्या बोला मैंने? कंपनी अपना स्टेक QIB को देगी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये मैंने डबल आई लगा दिया यहाँ पे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अपना स्टेक बेचेगी कंपनी। तो यहां पे भी आपको प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आपको गिरती हुई दिखाई देगी अगर सक्सेसफुली कंपनी 500 करोड़ रुपए रेस कर पाती है। तो अभी तो खाली कंपनी ने अनाउंस करा है कि हम 500 करोड़ रेस करना चाहते हैं। अब ये सब्सक्राइब हो पाता है, कंपनी को पैसे मिल पाते नहीं मिल पाते वो हमें देखना पड़ेगा, पर कंपनी ने अपनी इंटेंशंस तो बता दी हैं। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी तो वहां पे इनका ये डिसीजन आया है कि दे वांट टू रेज 500 करोड़ रुपीस। अभी इनकी रिसेंटली बोर्ड मीटिंग हुई थी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले, तो वहाँ का ये
कंक्लूजन निकल के आए। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही सीरियस ट्रबल में जाने वाली है, और मेरे को लगता है कि इन द नेक्स्ट 5 इयर्स या तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी या इंसॉल्वेंट हो जाएगी, या फिर इसमें से आपको एक बहुत बड़ा मैसिव फ्रॉड दिख जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो इन दोनों में से तो एक चीज होने ही वाली है इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी रुक ही नहीं रही है। इट कीप्स ऑन रेजिंग मनी। मतलब ये कंपनी ऐसी है कि ये कंपनी बहुत पैसा खा जाती है, बहुत पैसा खाती तो है, मतलब इस कंपनी के अंदर पैसा जाता तो है, पर इस कंपनी से बाहर कैश कुछ भी नहीं आ पाता। तो इस कंपनी को मैं बुलाऊंगा कैश गजलिंग कंपनी। मतलब इस कंपनी में आप कितना भी पैसा लगा दो, इस कंपनी के बाहर कुछ नहीं आ पाता। और अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाओगे कि प्रमोटर्स का जो स्टेक था जून 2022 में 72.77% का था, जो अब घटकर 43.62% का रह गया है, 43.62% का रह गया है। एंड आपके जो पब्लिक का आप देखो, यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन देखो 24.61% था, जो अब बढ़कर 56.37% हो गया है। और ये देखो आपके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं 1668 थे, जो 19,000 हो चुके हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट 11x का हमें जंप देखने को मिला है इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। और यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक घट गया है, तो यहाँ पे आपका प्रमोटर का स्टेक डाउन है। प्रमोटर कहानियाँ बोल के, कहानियाँ बेच के अपना स्टेक कम कर रहा है, और पब्लिक उन कहानियों में बिलीव करके दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक। तो मेरे लिए तो यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। चलो कंपनी पैसे रेस कर रही है, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या आपको लगता है इस कंपनी में एबिलिटी है इन मैसिव प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की? कंपनी के पास ना कोई पास्ट हिस्ट्री है, ना कंपनी ने पहले इन किसी डिवीजन या सेगमेंट से कंपनी का कुछ मतलब है, ना कंपनी के पास कोई टेक्निकल नो हाउ है, ना कोई एक्सपर्टीज है, और मेरे को इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मेरे को बहुत सारे रेड फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास और इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं, तो इनको मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो अभी बहुत लंबा हो गया है, और मैं इस वीडियो को और नहीं चाहता कि ये लंबा बने, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मेजर जो रेड फ्लैग्स थे वो तो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, और इनको भी मैं जल्दी से खत्म कर देता हूं। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में। क्या बोला मैंने? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब अगर मैं चाहूं तो 1 घंटे का मैं खाली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में, इस कंपनी से रिलेटेड चीज़ों की बातें कर सकता हूं, पर इतना बड़ा हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। सो पे योर फुल अटेंशन हियर। तो यहाँ पे टेम्बो ग्लोबल की बहुत सारी सब्सिडरीज है, मेरे ख्याल से 6 से 8 सब्सिडरीज होगी। तो उसमें से अगर मैं 2 सब्सिडरीज की बात करूं तो एक इनकी सब्सिडरी है साकेत 7 स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आपको उसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, आप अभी के लिए आप अज्यूम करो कि SSIL करके एक सब्सिडरी है, इसका नाम है SSIL। और दूसरी सब्सिडरी है, इसका नाम है यूनाइटेड ग्लोबल इंडस्ट्रीज UGI। तो एक सब्सिडरी का नाम हो गया SSIL और एक हो गया UGI। तो SSIL जो सब्सिडरी है ये 2021 में टेम्बो ने एक्वायर करी थी। तो तब टेम्बो जो पेरेंट कंपनी है, टेम्बो का स्टेक इस सब्सिडरी में 100% था। टेम्बो का स्टेक 2021 में SSIL में 100% का था। अब टेम्बो का जो स्टेक है वो 100% से गिर के 10% का रह गया है, राइट। तो मतलब एक टाइम पे ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी थी, अब इसमें टेम्बो का स्टेक खाली 10% रह गया है। और जो इसका मेजॉरिटी स्टेक है, जो SSIL में मेजॉरिटी स्टेक है, वो टेम्बो ग्लोबल के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक्वायर कर लिया है। समझो मेरी बात को, टेम्बो ग्लोबल का स्टेक 2021 में 100% का था, जो अब 10% का रह गया है। और जो SSIL का रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो इसके प्रमोटर्स ने एक्वायर कर लिया है। मतलब प्रमोटर्स जो टेम्बो ग्लोबल के हैं उनका मेजॉरिटी स्टेक हो गया है उस सब्सिडरी में, जिसमें टेम्बो ग्लोबल का एक बहुत ही छोटा स्टेक है। सिमिलरली UGI करके भी एक सब्सिडरी थी जो 2023 में फॉर्म हुई थी, और 2023 में टेम्बो ग्लोबल का स्टेक UGI में 100% था, पर अब ये 100% का स्टेक गिर के 20% का ही रह गया है। तो टेम्बो ग्लोबल UGI का खाली 20% स्टेक ओन करती है, और जो रेस्ट 80% स्टेक है UGI का वो टेम्बो ग्लोबल के प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो।
अब क्या हो रहा है कि जो टेम्बो ग्लोबल है उसने अभी यूजीआई को 20 करोड़ का इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट या फिर लोन मैं इसको बुला लूं, मतलब टेम्बो ग्लोबल ने यूजीआई को 20 करोड़ का लोन दिया है। मेरे को बताओ एक बात कि टेम्बो ग्लोबल 20 करोड़ का लोन क्यों दे रही है यूजीआई को, जब टेम्बो ग्लोबल खाली 20% स्टेक ओन करती है यूजीआई में। इस बात का कोई सेंस बन रहा है? और प्रमोटर्स यहां पे 80% स्टेक यूज कर रहे हैं, मतलब ओन करते हैं यूजीआई का, और टेम्बो ग्लोबल 20 करोड़ का लोन दे रहा है यूजीआई को। तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग बन गया है, मेरे लिए ये एक रेड फ्लैग हो गया है। और सिमिलरली एसएसआईएल है, तो एसएसआईएल ने अभी 8 करोड़ का लोन लिया होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, एसएसआईएल ने अभी 8 करोड़ का लोन लिया होगा कहीं से। तो इस 8 करोड़ लोन की गारंटी कौन उठा रहा है? टेम्बो ग्लोबल उठा रही है। समझो मेरी बात को, एसएसआईएल में टेम्बो ग्लोबल का स्टेक खाली अभी 10% है, तो एसएसआईएल ने अभी इंडिपेंडेंटली 8 करोड़ का लोन कहीं से लिया होगा। तो इस लोन की गारंटी, 8 करोड़ का जो लोन एसएसआईएल ने लिया है, इसकी गारंटी टेम्बो ग्लोबल को उठानी पड़ रही है। मतलब फाइनेंशियल रिस्क जो भी एसएसआईएल कर रही है उसका फाइनेंशियल रिस्क टेम्बो ग्लोबल पे जाके पड़ रहा है। मतलब अगर एसएसआईएल कुछ भी डिफॉल्ट करती है इस लोन पे, तो उसका एसएसआईएल का अगर डाउनफॉल होता है तो उसका रिस्क टेम्बो ग्लोबल पे पड़ेगा। टेम्बो ग्लोबल इज बियरिंग फाइनेंशियल रिस्क फॉर एसएसआईएल, जिसमें टेम्बो ग्लोबल का खाली 10% स्टेक है। तो यहां पे मेरे को कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ मेरे को सस्पिशन यहां पे अराइज हो रहा है मेरा, समझ रहे हो? मतलब मेरे को ये बताओ कि ये 20 करोड़ का लोन टेम्बो ग्लोबल यूजीआई को क्यों दे रही है? यहां पे तो कंपनी कैश फ्लो ही नेगेटिव बनाती है, तो ये 20 करोड़ आ कहां से रहा है? और 20 करोड़ जहां कहीं से भी आ रहा है उसको यूजीआई को क्यों लोन दे रही है वो? तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। अब और भी रेड फ्लैग्स हैं जो मैं इन डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकता हूं, पर अभी के लिए इतना ही काफी है। तो ये रेड फ्लैग्स हैं, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हो आराम से, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट कौन सा है? मेरा सेकंड पॉइंट है गवर्नेंस। क्या है? गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। तो यहां पे मैंने बहुत बार देखा कि यहां पे रिपीटेड एरर्स मेरे को मिले इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स। और सेकंड पॉइंट है नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी फाइलिंग्स। तो जब मैं इनके एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। मैंने बहुत नेगेटिव पॉइंट्स और मैंने बहुत इनकन्सिस्टेंसीज देखी और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स देखी जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, पर मैं चलो आपको कुछ यहाँ पे बता दूंगा। तो मैंने देखा कि इनकी जो FY 2022 और FY 2023 की एनुअल रिपोर्ट थी, वहां पे इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर होता है वो गलत मेंशन करा हुआ था। आप इमेजिन करो, इनको अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालना नहीं आता। मतलब कि मैंने जब रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करा तो जो मेरा आंसर आ रहा था और जो वहां पे मेंशन था फिगर, दोनों में बहुत डिफरेंस था। मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ रुपए का डिफरेंस। तो मतलब ये लोग अपने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी फिगर ढंग से मेंशन नहीं कर सकते। तो एक तो ये वाली गलती थी जो मेरे को दिखी और मेरे को बहुत हंसी आई। फिर मैंने देखा कि इनकी जो डायरेक्टर्स की जो एजेस हैं वो इनकरेक्ट मेंशन थी बहुत जगह। फिर मैंने देखा कि मल्टीपल क्वार्टर्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर ही नहीं करा था। भाई आपको ना हर अपनी एनुअल रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर करना ही होता है, उसमें कोई आपको चॉइस नहीं है, वो मैंडेटरी होता है। तो मैंने देखा कि इन्होंने कई बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर ही नहीं करा था। फिर इनको एक बार 70,800 करोड़ का इन्होंने 70,800 सॉरी करोड़ का नहीं, रुपीज 70,800 का इनको फाइन भरना पड़ा था टू BSE। क्यों? फॉर नॉन कंप्लायंस विद टाइमली डिस्क्लोजर्स। फिर इन्होंने Q4 FY 2023 में कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स ही मेंशन नहीं करे। भाई आपको एनुअल रिपोर्ट में स्टैंड अलोन रिजल्ट्स भी देने होते हैं और आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स भी देने होते हैं। तो इन्होंने Q4 FY 23 में कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स फाइल ही नहीं करे। और मैंने देखा कि कई बार इनका इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के कमेंट्स थे वो भी मिसिंग थे। तो ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर मेरे को ये चीज़ें अभी याद आ रही हैं। तो मतलब इन लोगों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करी जाती, इन लोगों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढंग से प्रिपेयर नहीं करी जाती। और आपको लगता है कि ये लोग डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ढंग से कर लेंगे? सोच के बताओ मेरे को। इन लोगों से ना तो अपनी एनुअल रिपोर्ट ढंग से बनाई जाती है,
ना ये अपनी एनुअल रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उनमें ये जो फिगर्स है वो ढंग से इंसर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये सही चीज़ कर क्या रहे हैं? हम इनकी किसी भी चीज़ पे कैसे भरोसा कर लें? हम कैसे भरोसा कर लें कि जो अपनी ये इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो सच में है या नहीं है, या ऐसे ही इमेजिनरी है वो? हम कैसे इनकी कोई भी चीज़ पे भरोसा कर लें? अब देखो, या तो ये टेम्बो ग्लोबल कंपनी पागल है, या फिर वो यूरोपियन कंपनी पागल है जिसने इनको अपना डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया, या तो मैं पागल हूँ जो इस कंपनी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इन तीन में से एक चीज़ तो ट्रू है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ ट्रू है, क्या चीज़ फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड पॉइंट का डिस्कशन करूँ, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सीएफओ। सीएफओ क्या होता है? आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रेजेस डाउट। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे इनका एक सीएफओ का नाम था शब्बीर मर्चेंट, फिर इनका दूसरा सीएफओ बना सलोनी पटेल। अब सलोनी पटेल जो है ये प्रमोटर की रिश्तेदार है, ये किसी एक प्रमोटर की रिश्तेदार थी। फिर आपका थर्ड सीएफओ बना गिरीश जेठ मलानी करके। तो ये बाहर का बंदा था, मतलब ये किसी से रिलेटेड नहीं था, ये प्रोफेशनल सीएफओ था। फिर आपका फाइनली अभी मेरे ख्याल से 15 जुलाई 2025 को, ये भी 4-5 दिन पहले अभी नया सीएफओ बना है बाय द नेम ऑफ फतेमा कचवाला। तो फतेमा कचवाला मैंने देखा, तो फतेमा कचवाला तो कंपनी की पहले से ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। अब मेरे को पता नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेरे ख्याल से उनका रोल खत्म हो गया होगा, अब वो फिर से सीएफओ बन गई हैं। तो ये सारे जो भी आपको मैंने सीएफओ के नाम बताए हैं, ये आपके 4 सीएफओ चेंज हुए हैं विद इन द लास्ट 3 years। ये आपके 4 सीएफओ हैं। और ये जो शब्बीर मर्चेंट है, ये भी कंपनी का एक केएमपी है, एक की मैनेजमेंट पोजीशन में ये एक आदमी है। ये शब्बीर मर्चेंट ये कंपनी का ही एक कोई आदमी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में घूमता रहता है। सलोनी पटेल आपकी प्रमोटर की रिलेटिव है। गिरीश जेठ मलानी आपका आउटसाइड पर्सन था। फतेमा कचवाला भी आपकी कंपनी के अंदर ही की मैनेजमेंट पर्सनल में से कोई है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सीएफओ, मेरा तो ये मानना है कि आपकी कंपनी का सीएफओ ना अनरिलेटेड होना चाहिए और आउटसाइड का कोई पर्सन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने प्रमोटर के रिलेटिव कोई सीएफओ बना दोगे तो आपको लगता है क्या वो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के सारे डिस्क्लोजर्स देगा? यहाँ पे तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए तो हाई सीएफओ टर्नओवर, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस कंपनी में है हाई सीएफओ टर्नओवर। मतलब यहाँ पे बहुत मल्टीपल बार मेरे को सीएफओ चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया है। दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू तो है ही, कोई डाउट नहीं है मेरे को। अच्छा, फोर्थ पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, द हाई रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रमोटर्स विद रिस्पेक्ट टू पैट। तो मैं आपको बताता हूँ कि FY 2021 में जो प्रमोटर डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिला वो अराउंड मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए का मिला। 1 करोड़ रुपए का रेम्यूनरेशन मिला प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को 2021 में। और आप देखो, आप इनकम स्टेटमेंट चेक करो कि FY 2021 में टेम्बो ग्लोबल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ रुपए। तो मेरे को आप बताओ कि अगर कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो कोई सेंस बनता है कि उसमें से 1 करोड़ रुपए आपके प्रमोटर्स को चले जाएं? चलो ये तो कंपनी ने करा। उसके बाद एक स्ट्रेंज चीज़ कंपनी ने क्या करी कि FY 2024 में बोर्ड, जो आपका बोर्ड होता है, बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कैप है वो आप 60 करोड़ पे कर दो। FY 2024 में बोर्ड ने क्या सजेशन दिया कि हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स का जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कैप है, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कैप है वो 60 करोड़ पे सेट कर दो। और FY 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमाया था? दैट वॉज अराउंड 14 करोड़ रुपीज। अब मैं आपको बात बता दूं कि सेबी ने एक लॉ पास कर रखा है कि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मैक्सिमम 11% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज़्यादा का आप रेम्यूनरेशन अपने प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते। और अगर आपको 11% से ज़्यादा देना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे FY 2021 में ये तो इलीगल हो गया। दिस इज इलीगल एंड अगेंस्ट द लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 के एक मेरे ख्याल से वहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है कि आप 11% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज़्यादा आप रेम्यूनरेशन अपने डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स को नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में कोई भी स्टेप उठाती है? आपको लगता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है? नहीं।
मेरे को लगता है कि इस कंपनी में खाली प्रमोटर्स वो सब चीजें करते हैं जिससे उनको बेनिफिट हो और शेयर होल्डर्स सारे के सारे बाहर में जाएं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया है। दिस इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी, दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। मतलब जो प्रमोटर्स के एक्शन हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है कि कंपनी डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्पाइट बीइंग सीएफओ नेगेटिव। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे को ये बताओ कि इस कंपनी को हर 2 से 3 साल में पैसे रेस करने पड़ते हैं, या तो ये कंपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है या फिर ये कंपनी बोरोइंग्स करती है। तो मेरे को बताओ कि कोई सेंस बनता है डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने? क्या इस कंपनी को, जिसको पैसों की इतनी कमी रहती है, इतनी परेशानी रहती है, क्या इस कंपनी को डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए? सिंपल सा आंसर है नो। इस कंपनी को तो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस कंपनी को जो ये डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पैसे को तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कंपनी डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रही है? मेरे को तो एक ही रीजन समझ में आता है। मेरे को लगता है ये कंपनी डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर रही है क्योंकि ये ट्रैप करना चाहती है लोगों को। ये लोगों को बता रही है कि भाई हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक है, देखो हम तो आपको डिविडेंड्स भी देते हैं, तो मतलब हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक है। तो ये चाहती है कंपनी कि आप ऐसा सोचो इस कंपनी के बारे में। तो जो भी कोई नया इन्वेस्टर है, न्यू इन्वेस्टर है, जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, वो देखेगा कि यार कंपनी तो हमें डिविडेंड्स भी देती है, तो कंपनी तो ठीक है। तो ये सिग्नल ये कंपनी एमिट करना चाहती है, तो ये फॉल्स सिग्नल ये कंपनी एमिट करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक है, बल्कि इस कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये कंपनी का एक ट्रैप हो गया। इससे कंपनी रिटेलर्स को ट्रैप करना चाहती है, मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का इस कंपनी में कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स डिस्कस कर लिए टेम्बो ग्लोबल के। तो हमने कुछ रेड फ्लैग्स को तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करा और कुछ रेड फ्लैग्स को मैंने जल्दी से यहाँ पे खत्म कर दिया। अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को और 2 घंटा खींच सकता था, वहां पे मैं आपको और डिटेल में बता सकता था सारे रेड फ्लैग्स के बारे में, पर मेरे ख्याल से उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो अभी भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप भी अपनी कंपनीज में देख सकते हैं और इन सब पैरामीटर्स को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप टेम्बो ग्लोबल से दूर रहें। ये कंपनी ठीक नहीं है, इसका कुछ भी ठीक नहीं है। तो इससे भी 100 गुना बेटर अच्छी कंपनीज हैं, आप उनको पढ़ें और उनमें पैसे इन्वेस्ट करें। पर इस कंपनी को तो आप ज़रूर अवॉइड कर दें, क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा डूब सकता है। एंड रेस्ट इज़ योर विश। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।